हेलो, टॉपिक इज एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो क्या था, मटेरियल कॉस्ट क्या है। मटेरियल कॉस्ट क्या थी? मटेरियल को परचेज करने के लिए जो अमाउंट पे की जाती है वो क्या कहलाती है, मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। वैसे ही एक एम्प्लॉय के द्वारा जो सर्विस पे की जाती है, उस जो सर्विस रेंडर की जाती है, उस सर्विस के बदले में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। क्या बताया मैंने? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के द्वारा जितनी भी सर्विस रेंडर की जाती हैं, उन सर्विस के बदले में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं, उस बेनिफिट को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं, या फिर लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या लिखा है मैंने, बेनिफिट पेड और पेबल, वो बेनिफिट जो या तो पे कर चुके हैं या फिर पेबल है, फॉर द सर्विस रेंडर बाय ए एम्प्लॉय ऑफ एन एंटिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड की है, उन सर्विस के बदले में उस एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं, उस बेनिफिट को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। मान लो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, कारपेंटर को जो सैलरी पे कर रहे हैं, जो वेजेस पे कर रहे हैं, जो बोनस दे रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब लेबर कॉस्ट है, वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो ये जो लेबर कॉस्ट पे की जाती है, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट पे करते हैं, ये क्या सिर्फ कैश में पे कर सकते हैं? नहीं, पेमेंट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो। कैश का मतलब है कि मॉनेटरी इन नेचर, और काइंड का मतलब है कि नॉन मॉनेटरी इन नेचर। दोनों ही पेमेंट को हम लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब देखो, मॉनेटरी टर्म की ट्रांजेक्शन कौन सी है? मान लो किसी भी एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है, जो वेजेस पे किया, जो बोनस दिया, जो पेंशन दी, ये सब क्या है, ये सब मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन है। यानी पेमेंट किस में की है, कैश में की है। नेक्स्ट मैंने लिखा था कि पेमेंट काइंड में हो तो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। काइंड का मतलब क्या है, हेल्थ फैसिलिटी दे दी उनको, कैंटीन की फैसिलिटी है, उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन है, ये सब क्या है, ये सब काइंड के अंदर उनको दी गई फैसिलिटी है। यानी एक तरीके से उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट मतलब कैश में ट्रांजेक्शन कर दी, मतलब उनको वेजेस पे कर दिया, बोनस, अलाउंस। बट अगर काइंड्स में दे रहे हो, मतलब अगर नॉन मॉनेटरी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो एम्प्लॉय कॉस्ट है क्या, एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को जितने भी बेनिफिट पे किए जाते हैं, बेनिफिट चाहे कैश नेचर के हों और चाहे काइंड इन नेचर हो, दोनों को एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। देखो, सैलरी, वेजेस, बोनस, पेंशन, हेल्थ फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, उनके बच्चों को जो भी फ्री एजुकेशन दी जाती है, वो सब किसका पार्ट है, वो सब एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। यानी अगर अपन बिल्कुल जिस बोलते हैं ना, निचोड़ निकाले किसी चीज का, अगर मैं इस एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए वन लाइन यूज करूं तो क्या है, एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को दिए जाने वाले सभी बेनिफिट को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जितने भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी बेनिफिट को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। वो कैश में भी हो सकते हैं और वो नॉन कैश में भी हो सकते हैं, यानी वो मॉनेटरी इन टर्म में भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी इन टर्म में भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दोनों को बता दिए, कैश और नॉन कैश, दोनों फैसिलिटी किसका पार्ट होंगी, इस लेबर कॉस्ट का पार्ट होंगी। अब मैंने दो वर्ड लिखे यहाँ पर, एक एम्प्लॉय कॉस्ट और एक लेबर कॉस्ट। क्या एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों का मतलब सेम है? क्या दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? ऐसा नहीं है, दोनों में हल्का फर्क है। देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखो लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए गए हैं उसको क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट। वापस से बताती हूँ, एक एम्प्लॉय के द्वारा किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो उसको बेनिफिट दिए गए, उस बेनिफिट को बोलते हैं लेबर कॉस्ट। एग्जाम्पल हम लें कि एक कारपेंटर के द्वारा चेयर बनाई गई,
उस चेयर के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस कारपेंटर को जो वेजेस पे की गई वो लेबर कॉस्ट का पार्ट है। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ए पर्सन। एक फैक्ट्री के अंदर, एक कंपनी के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है, उस पर्सन को जो भी टोटल बेनिफिट पे किए जाते हैं, जो टोटल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉइंग कॉस्ट। क्या डिफरेंस है? एक पर्सन है, मान लो एक कारपेंटर है, एक कारपेंटर ने क्या बनाई? चेयर बनाई। चेयर बनाने के लिए उस पर्सन को वेजेस पे कर रहे हैं, वो वेजेस क्या है? लेबर कॉस्ट है। देखो मैंने एग्जांपल लिखा, सैलरी है, वेजेस है, ये सारे लेबर कॉस्ट है। बट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है कि उसी कारपेंटर को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सैलरी के साथ में जितने भी बोनस, अलाउंस, जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, उन सभी की लमसम अमाउंट को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट का एक पार्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट एक वाइडर टर्म है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है? एक वाइडर टर्म है और उसका छोटा सा हिस्सा क्या है? लेबर कॉस्ट है। ये क्या है? पूरा सर्कल एम्प्लॉय कॉस्ट का है और उसका एक स्मॉल पार्ट क्या है? ये सब लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट में क्या इंक्लूड है? एक एम्प्लॉय ने जो सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस के बदले में जो उसको अमाउंट रिसीव हुई, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट है। लेकिन एक एम्प्लॉय ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस प्रोवाइड की, उस सर्विस के बदले में उस एम्प्लॉय को जितने भी बेनिफिट मिले हैं, चाहे वो कैश नेचर के हों, चाहे वो नॉन कैश नेचर के हों, उन सभी की सम को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। समझ आया? एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में फर्क है, यानी डिफरेंस है। देखो ये स्मॉल पार्ट है और ये एक लार्ज पार्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है कि एम्प्लॉय कॉस्ट एक लार्ज टर्म है, एक बड़ी टर्म है। फिर भी हमने एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को सेम माना गया। क्या सेम है? डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, किसने बनाए, वो बाद की बात है। अभी इस पे ध्यान दो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में क्या बोला गया है? लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों सेम है। यानी हम लेबर कॉस्ट की जगह एम्प्लॉय कॉस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट की जगह लेबर कॉस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं बताया गया। हालांकि हल्का फुल्का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इन दोनों को क्या माना है? सेम माना है। तो आगे जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसमें मैं कभी लेबर कॉस्ट को यूज करूं या फिर कभी एम्प्लॉय को कॉस्ट को, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। हमने अब तक क्या डिस्कस किया है कि लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट है क्या? किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एम्प्लॉय को सर्विस रेंडर करने के बदले में जितने बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, उन बेनिफिट को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश, दोनों बेनिफिट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको यहां बता दिया। अब देखो नेक्स्ट, अपने पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। देखो एम्प्लॉय कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि कारपेंटर को जो वेजेस पे की है, कारपेंटर ने क्या बनाई थी? चेयर बनाई थी। उस चेयर को बनाने के लिए कारपेंटर को जो सैलरी पे की है, जो वेजेस पे की गई है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। देखो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 पर्सन काम करते हैं। एक चेयर बनाने वाला कारपेंटर है, उसको दी जाने वाली वेजेज क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। दूसरा क्या है? उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर है, फर्नीचर डिपार्टमेंट के ऊपर जो मैनेजर है, उस मैनेजर को जो सैलरी पे कर रहे हैं, वो सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट होगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
वो क्या होगी, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगी। अब देखो यहां पर क्या है, इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहा है, चेयर को बनाने का काम कर रहा है, ये लेबर का काम कर रहा है। उस चेयर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, इस पर्सन की है। लेकिन क्या मैनेजर के बिना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाएंगे, नहीं। लेकिन मैनेजर ने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो डायरेक्टली उस चेयर के प्रोडक्शन पे नहीं लगाए हैं, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने पर लगाए। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है, उन एम्प्लॉय की कॉस्ट है जो डायरेक्टली क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। जैसे कि कारपेंटर को वेजेस पे की, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो हैं बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो उनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं। देखो प्रोडक्शन की कॉस्ट से डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट में प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट है मान लो 100 रुपए, 100 रुपए में से 90 रुपए क्या है, 100 रुपए में से 80 रुपए मेटेरियल की कॉस्ट है, 10-20 रुपए किसके लगे, लेबर कॉस्ट के लगे। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है ये चीज। हम डायरेक्ट एलोकेट कर सकते हैं कि इस पर्सन को इतनी वेजेस पे की थी इतनी चेयर बनाने के ऊपर। मान लो एक पर्सन को वेजेस पे कर रहे हैं, पर्सन कौन है, कारपेंटर है। कारपेंटर को जो वेजेस पे की है उन वेजेस को हम डायरेक्टली उस चेयर की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस कारपेंटर ने सिर्फ और सिर्फ जो वेजेस ली हैं वो चेयर बनाने के लिए है, और चेयर बनाने के अलावा इस पर्सन ने कोई काम नहीं किया। तो कारपेंटर को जो वेजेस पे की हैं इस टोटल वेजेस को चेयर की कॉस्ट पर एलोकेट कर देंगे। लेकिन एक मैनेजर ने क्या सिर्फ चेयर वाले डिपार्टमेंट को देखा है, उसकी जिम्मेदारी पूरे फर्नीचर डिपार्टमेंट की है। यानी लकड़ी से जितना भी काम बनता है उसकी पूरी जिम्मेदारी उस पर्सन की है, मैनेजर की है। तो उस मैनेजर की सैलरी को कैसे एलोकेट करेंगे, उस मैनेजर की सैलरी को डायरेक्ट उन प्रोडक्ट की कॉस्ट पर ऐड नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। अब चेयर भी बना रहे हैं, सोफा भी बना रहे हैं, अलमीरा भी बना रहे हैं, मैनेजर की सैलरी को चेयर की कॉस्ट में ऐड करोगे, मैनेजर की सैलरी को सोफा के सेट में ऐड करोगे, या फिर मैनेजर की सैलरी को अलमीरा की कॉस्ट में ऐड करोगे, हमें नहीं पता इसमें कितना ऐड करना है। वो देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि वो ओवरहेड का पार्ट बन जाती है, यानी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाते हैं। ओवरहेड के पार्ट को क्या करते हैं हम, टोटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। और टोटल ओवरहेड करने के बाद यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों किसके इक्वल टू हैं, ओवरहेड के। ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सभी एक्सपेंस को पूरे बिजनेस के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करेंगे। तो देखो अलोकेट तो हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अलोकेट तो हो गया डिपार्टमेंट के ऊपर कॉस्ट का, इस कॉस्ट का, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हुआ है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बल्कि क्या करेंगे, ओवरहेड का पार्ट बन जाती है। और बाद में ओवरहेड को हम जितने भी प्रोडक्ट हैं, सॉरी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट पर क्या कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन करना है अपने को एम्प्लॉय कॉस्ट का, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे चेयर बनाने वाले कारपेंटर की वेजेस। उन एम्प्लॉय की कॉस्ट जो प्रोडक्शन की प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन उनका हिस्सा जरूर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो उस प्रोडक्ट को देख रेख तो कर रहे हैं ना, तो उनको जो वेजेस पे कर रहे हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब देखो एम्प्लॉय की कॉस्ट का वो पार्ट, एक एम्प्लॉय की कॉस्ट का वो पार्ट जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। इस कारपेंटर को जो वेजेस पे की थी, इस कारपेंटर की वेजेस को उस चेयर की कॉस्ट में डायरेक्टली हम क्या ठहरा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल। कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए की चेयर बनी है, टोटल कॉस्ट आई है, उसमें से 80 रुपए कितने लगे हैं, 80 रुपए लगे हैं मटेरियल के, 15 रुपए किसके लगे हैं, 15 रुपए लगे हैं लेबर कॉस्ट के, और 5 रुपए लिखे हैं अदर एक्सपेंस के, वो हम आगे देखेंगे।
अब तक हमने इतना किया 18 + 15, ये मटेरियल कॉस्ट है और 15 रुपए किसके हैं, लेबर कॉस्ट के हैं। तो मैंने देखो क्या बोला, एम्प्लॉय की कॉस्ट का वो पार्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट में, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए में क्या ये 15 रुपए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। किसकी कॉस्ट है ये लेबर की कॉस्ट है। ये इस कारपेंटर को जो वेजेस पे की है, उस वेजेस को सभी चेयर में हमने अलोकेट कर दिया। हमें डायरेक्टली पता था कि ये लेबर की कॉस्ट है, ये इस कारपेंटर की जो पे की गई वेजेस का पार्ट है, इसको हमने डायरेक्टली चेयर की कॉस्ट में अलोकेट कर दिया। तो ये है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब देखो इधर मैंने लिखा है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है कि सेकंड मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट का सेकंड मेजर पार्ट है। देखो यही सेम एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे एक चेयर की टोटल कॉस्ट कितनी आती है, 100 रुपए, उसमें से 80 रुपए किसके हैं, मटेरियल की कॉस्ट के, 15 रुपए किसके हैं, लेबर की कॉस्ट के, और 5 रुपए हैं अदर एक्सपेंस। अब 80 रुपए में मैंने यहाँ पर बोला मेजर पार्ट, सेकंड मेजर पार्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट का, प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का सेकंड मेजर पार्ट है। अब ये फर्स्ट मेजर पार्ट किसका होता है, मटेरियल का होता है। किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में मेजर पार्ट किसका होता है, रॉ मटेरियल का होता है। इस कारपेंटर ने जो चेयर बनाई थी, उस चेयर के अंदर मेजर पार्ट किसका है, लकड़ी का है, वुडन यूज हुई है। तो किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में मेजर पार्ट रॉ मटेरियल का होता है, यानी मटेरियल कॉस्ट आती है। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे आती है लेबर कॉस्ट, यानी इस कारपेंटर को जो वेजेस पे की, उस वेजेस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट पर हमने क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया। और ये क्या है, ये एक्सपेंस है। इससे नेक्स्ट चैप्टर हमारे एक्सपेंस का ही है। इतना ध्यान रखना कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मेजर पार्ट या फर्स्ट पार्ट जो कॉस्ट का होता है वो है मटेरियल कॉस्ट, और सेकंड मेजर पार्ट किसका होता है, वो है लेबर कॉस्ट। आगे क्या लिखा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। अब ये नहीं है कि एम्प्लॉय को हम मन मर्जी से वेजेस पे कर रहे हैं, मन मर्जी से सैलरी दे रहे हैं, नहीं। हमें वेजेस की कॉस्ट को, हमें एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, मान लो यहाँ पर 80 रुपये मटेरियल की कॉस्ट आ गई, अगर इन वेजेस को, इन एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया और हम अपनी मनमर्जी से उनको वेजेस पे कर रहे हैं, और मान लो यहाँ पर क्या दे दिया, 40 रुपये, 40 रुपये पर प्रोडक्ट के ऊपर एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है, जहाँ पर पहले 15 रुपये आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 40 रुपये। तो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या बोला गया था कि एम्प्लॉय की कॉस्ट को कंट्रोल करना है। साथ में क्या लिखा है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट को एलोकेशन भी सही तरीके से करना है, उस कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है, और साथ में कॉस्ट का एलोकेशन भी ठीक तरीके से करना है। तो हमने अभी देखा है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, दूसरी है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब देखो एम्प्लॉय की कॉस्ट के कुछ प्रिंसिपल हैं, वो देखो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास प्रिंसिपल्स फॉर मेजरिंग ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, यानी एक एम्प्लॉय की कॉस्ट को मेजर करना है, उस एम्प्लॉय की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी वो देखो। एम्प्लॉय की कॉस्ट में उनकी बेसिक पे, यानी जो उनको वेजेस पे कर रहे हैं, जो उनको सैलरी पे कर रहे हैं, प्लस साथ में अलाउंसेस हैं, प्लस साथ में अलाउंसेस हैं, बोनस हैं, बेनिफिट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉय को जितना भी बेसिक पे किया जाता है, यानी जितनी भी पर डे के हिसाब से या पर पीस के हिसाब से उसको वेजेस पे की जाती है, प्लस जितने भी अलाउंस हैं। अलाउंस का मतलब क्या है कि मान लो लेबर को घर से आने तक, ऑफिस से घर तक आने को क्या है, क्या सुविधा दे रखी है, कार की फैसिलिटी दे रखी है। एम्प्लॉय को घर से ऑफिस तक आने के लिए कार की फैसिलिटी है, उसको रहने के लिए घर दे रखा है। ये सब क्या है, ये सब भी लेबर कॉस्ट का पार्ट है। ना सिर्फ कैश बल्कि नॉन कैश बेनिफिट भी एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट है। तो जितनी उसको सैलरी पे की गई, जितनी एम्प्लॉय को वेजेस पे की, साथ में जितने भी अलाउंस हैं, जो भी बोनस पे किए गए हैं, साथ में जितनी भी अदर फैसिलिटी हैं, उन सभी फैसिलिटी की कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मानते हैं।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सेकंड है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट इंक्लूड। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है, इंक्लूड करना है ये नहीं करना तो बाद की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है। ये एक इमेजिनरी कॉस्ट है, काल्पनिक लागत है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी लागत जो हुई नहीं है, एक ऐसी लागत जिसके बदले में कोई खर्च नहीं हुआ है। एक इमेजिनरी कॉस्ट है, एक काल्पनिक लागत है जिसमें मनी की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, ना तो मनी रिसीव करते ना ही मनी पे करते। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या है वो देखो। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक देती हूँ अपने से रिलेटेड। देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस फर्स्ट फ्लोर को क्या मैंने रेंट पर ले रखा है? नहीं, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना फ्लैट है, इसको मैंने रेंट पे नहीं ले रखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड ना करके फर्स्ट फ्लोर को रेंट पर देती तो मान लो मेरे को 10,000 पर मंथ रिसीव होते, तो वो 10,000 क्या मैंने किसी को पे किए? क्या मैंने वो 10,000 का रेंट जो मुझे अगर मैं रेंट पे देती तो मुझे मिलता, तो क्या मैंने किसी को वो पे किया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना घर है। लेकिन अगर मैं खुद यूज ना करके इस फ्लैट को किसी दूसरे पर्सन को रेंट पर देती तो वो जो मेरे को 10,000 पर मंथ देता वो मेरी इम्प्यूटेड कॉस्ट है। ये सिर्फ हम क्या है, ये सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं, बट इसके लिए क्या मैंने कोई मनी पे की? क्या कोई ट्रांजैक्शन हुई कैश में? नहीं। तो ये 9,000 अगर मैं रेंट पर देती, सॉरी 10,000, ये 10,000 अगर मैं रेंट पर देती तो मुझे मिलते, बट आज नहीं मिल रहे, तो वो 10,000 इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है। एक और एग्जांपल देते हैं। हमारा मैटर तो क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या है। एम्प्लॉय के रिगार्डिंग देखो, मान लो कोई पर्सन है, उसका अपना स्कूल है, तो स्कूल में जितने भी टीचर हैं वो एज एम्प्लॉय हैं। उन सभी टीचर को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सभी टीचर को सैलरी मिलती है। जिस पर्सन का अपना स्कूल है वो पर्सन क्या है? प्रिंसिपल है। क्या उस प्रिंसिपल को सैलरी मिलती है? नहीं। क्या वो स्कूल को देखता नहीं है? क्या वो स्कूल की एक्टिविटी को हैंडल नहीं करता है, लेकिन उसको उन एक्टिविटी के बदले में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो पर्सन अपनी जगह पूरी एक्टिविटी को देखने के लिए किसी अदर पर्सन को अपॉइंट करता तो क्या वो पर्सन सैलरी नहीं लेता। वो पर्सन 20,000 मिनिमम 20,000, मान लो अगर स्कूल स्मॉल है, मान लो 40,000 पर मंथ वो पर्सन क्या लेता? सैलरी लेता। लेकिन जिस पर्सन का स्कूल था वो पर्सन खुद ही उन एक्टिविटी को हैंडल कर रहा है। उन एक्टिविटी की हैंडल करने के लिए वो 40,000 किसी को पे नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो किसी को अपॉइंट करता तो पे करनी पड़ती उसको। तो वो 40,000 क्या है? वो 40,000 उस पर्सन के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए इम्प्यूटेड कॉस्ट है। क्या है? वो उसने पे नहीं की, ना उसको खुद को मिली। वो खुद को क्या मिलेगा? खुद को तो भाई टोटल बेनिफिट तो देखो, ओवरऑल बेनिफिट तो उसी पर्सन का है। आप बोलोगे कि पूरा बेनिफिट जितना भी स्कूल से हो रहा है वो प्रिंसिपल का ही तो है। मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन एज ए प्रिंसिपल रहकर वो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी को देखते हैं, क्या उसके बदले में उसको कोई सैलरी मिल रही है? नहीं। तो अगर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते उसकी जगह, तो वो पर्सन सैलरी विदाउट काम नहीं करता, तो उस पर्सन की सैलरी क्या कहलाती है? इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है। ना तो उस पर्सन की सैलरी पे की गई, ना किसी और को दी गई, यानी सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। तो क्या है? ये है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को कभी भी एम्प्लॉय की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। इम्प्यूटेड कॉस्ट को कभी भी एम्प्लॉय की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट क्या है? एक इमेजिनरी कॉस्ट है। ना तो किसी को पे की गई, ना किसी ने रिसीव की गई। ये सिर्फ क्या है? एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा करते, बस। तो इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, ये है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम। यानी एक एम्प्लॉय को जो इंसेंटिव दे रहे हैं, एक एम्प्लॉय को उसकी सर्विस के बदले में जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन बेनिफिट को प्रोवाइड करने के तरीके क्या हैं, मेथड क्या हैं। तो 4 तरीके से 4 मेथड हैं। इन 4 मेथड के थ्रू एक एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्या? पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम का मतलब क्या है?
एक कारपेंटर है, एक फर्नीचर के बिजनेस में क्या है काम करने जाता है, उस कारपेंटर को क्या है, उस कारपेंटर को टाइम बेसिस पर सैलरी मिलती है कि वो दिन में कितने 8 घंटे काम करता है। हावर बेसिस पर, आवरली बेसिस पर उसको सैलरी मिलेगी, पर आवर उसकी सैलरी फिक्स कर रखी है, जितने आवर काम करेगा उतनी आवर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है टाइम रेट सिस्टम, जिसमें टाइम बेस पर सैलरी पे की जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या है, पीस रेट सिस्टम, जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा वेजेस पे करेंगे। मान लो उस कारपेंटर को चेयर बनानी है, पर चेयर के हिसाब से उसकी क्या है वेजेस फिक्स कर रखी है कि एक चेयर के ऊपर आपको 300 रुपये क्या है पर चेयर दिए जाएंगे। तो ये 300 रुपये पर चेयर उस पर्सन की क्या है पीस रेट सिस्टम से उसको वेजेस पे कर रहे हैं, यानी यूनिट बेस पर जहाँ पर पेमेंट होती है उसको बोलते हैं पीस रेट सिस्टम, यानी पीस के अकॉर्डिंग पर चेयर के बेस पर चेयर के अकॉर्डिंग उस कारपेंटर को वेजेस पे कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास बोनस सिस्टम। अब बोनस सिस्टम का मतलब क्या है, उस पर्सन को टाइम बेसिस पर पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी बेस्ट है, अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका बेस्ट है, काम करने का तरीका अच्छा है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करता, काम को एकदम बेस्ट तरीके से करता है, यानी वो पर्सन एकदम एफिशिएंट और बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से काम करता है, तो उस पर्सन को टाइम बेस्ड पेमेंट के साथ में कुछ बोनस भी दिया जाएगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाएगी उसकी बेसिक सैलरी के अलावा, वो होती है बोनस सिस्टम। फिर हमारे पास इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव। इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरीके के इंसेंटिव ऐड होंगे, यानी उसको यहाँ पर हम वेजेज या सैलरी भी पे करेंगे, लेकिन साथ में क्या है उसको नॉन मॉनेटरी फैसिलिटी भी देंगे, जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटी, जैसे कि उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दी स्कूल में। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव है, यानी उसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही क्या है, दोनों ही बेनिफिट इंक्लूड है। तो एक एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जो उसको बेनिफिट दिए जाते हैं वो 4 तरीके से दे सकते हैं। पहला मेथड है टाइम बेस पर पेमेंट करो, दूसरा मेथड है पीस बेस पर पेमेंट करो, थर्ड है बोनस सिस्टम जिसमें टाइम बेस पर पेमेंट कर रहे हैं बट उसकी एफिशिएंसी की वजह से उसको बोनस भी दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं उसको सैलरी के अलावा। नेक्स्ट है उसको कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यानी कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं, साथ में कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रहे हैं। अब मैं आपको पहला मेथड कराऊंगी टाइम रेट सिस्टम। इसमें क्या है, अलग अलग मेथड दिए गए हैं। टाइम रेट सिस्टम में क्या है कि अलग अलग बेस दिए गए हैं, तो आपको ये पूरा फॉर्मेट एक बनाना है। जैसे स्पेस की कमी की वजह से मेरा नहीं बन पा रहा, लेकिन जैसे सबसे पहले आपको डालना है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम। आपको चारों मेथड दिखा दिए। अब जैसे जैसे मैं आगे बताती जाऊंगी तो क्या है, तीन या चार पार्ट इसके हैं, 3 या 4 पार्ट मतलब मेथड इसके हैं, ऐसे इसके हैं और ऐसे इसके हैं। तो आप इसी के नीचे क्या है, इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए ताकि जब हम रिवीजन करें तो बेस्ट तरीके से रिवीजन हो सके। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मेथड अपने पास है टाइम रेट मेथड, यानी हम वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें 3 लेवल है, एट ऑर्डिनरी लेवल, एट हाई वेजेस लेवल और है एट क्या है ग्रेजुएटेड टाइम लेवल। पहला है ऑर्डिनरी लेवल, दूसरा है हमारे पास एट हाई वेजेस लेवल और तीसरा है ग्रेजुएटेड लेवल। अब देखो ऑर्डिनरी लेवल का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री में जितनी रेट बाकी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है, एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी है वो सभी कंपनी जितनी भी रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम भी वही रेट अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। जैसे नॉर्मल रेट जो इंडस्ट्री में चल रही है, जैसे एक कारपेंटर है वो चेयर बनाने के लिए चाहे इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी में जाए, उसी कंपनी के अंदर सेम रेट है, कितनी है 400 रुपये। 400 रुपये पर डे के कितने आवर काम करता है, 8 आवर काम करता है, एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है और पर डे कितने मिलते हैं 400 रुपये। तो कितने होंगे 32,000 पर मंथ उसकी सैलरी फिक्स है। किसके बेस पर, टाइम के बेस पर। किस बेस पर, टाइम बेस पर। ये है ऑर्डिनरी लेवल, यानी बाकी जितनी भी इंडस्ट्री हैं, बाकी जितनी भी कंपनी हैं
उन सभी कंपनियों में जो भी रेट चल रहा है हम भी उसी रेट से सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं। सेकंड अपने पास है एट हाई वेजेस लेवल, नॉर्मल नहीं है, हाई वेजेस लेवल है। नॉर्मल रेट से ज़्यादा इंसेंटिव अगर एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो कौन सा सिस्टम है, एट हाई वेजेस लेवल। इसमें क्या है, 8 घंटे काम करता है सेम, लेकिन अब की बार 400 की बजाय 600 रुपये दे रहे हैं उसको पर डे के हिसाब से। तो टोटल 48,000 उसकी वेजेस पे करते हैं पर मंथ की, किसके हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है ग्रेजुएटेड टाइम रेट। ग्रेजुएटेड टाइम का मतलब क्या है कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन कर रहा है वो पर्सन जो मान लो चेयर बनाया है, जो पर्सन चेयर बना रहा है, जो कारपेंटर है वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहा है, उनकी क्वालिटी के जो मान लो चेयर बनाने पर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, उस चेयर बनाने वाले कारपेंटर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, वो चेयर को काफ़ी अच्छा लुक देता है, तो वो क्या है, वो उसकी बनाने की प्रोडक्ट बनाने की क्वालिटी है, यानी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है, अच्छे डिज़ाइन के प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी वजह से उसको नॉर्मल से एक्सेस देंगे। 8 आवर काम करता है, 8 घंटे का 500 रुपये पर डे के हिसाब से कितने अमाउंट पे करेंगे, 40,000। तो ये क्या है, टाइम रेट मेथड के अकॉर्डिंग 3 है। पहला है ऑर्डिनरी लेवल है, दूसरा हमारे पास है एट हाई वेजेस लेवल, और तीसरा है ग्रेजुएटेड टाइम रेट। पहले में हम जो अदर इंडस्ट्री पे कर रहे हैं, जो अदर कंपनी फैक्ट्री पे कर रहे हैं, हम भी उसी रेट से पे करेंगे। हम क्यों पे करें एक्स्ट्रा, बाकी इंडस्ट्री में भी तो लेबर को इतनी ही अमाउंट पर डे के हिसाब से पे कर रहे हैं, हम भी 400 रुपये देंगे। यहाँ पर क्या है, काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, काम क्या है, उसको नॉर्मल से ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि काम अच्छा कर रहा है। बाकी तो दे रहे हैं 400 रुपये, लेकिन हम उस कारपेंटर को दे रहे हैं 600 रुपये। यहाँ पर है ग्रेजुएटेड टाइम रेट, इसमें क्या है कि क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, अच्छी डिज़ाइन की चेयर बनाता है, तो उसको क्या देंगे, उसको नॉर्मल से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर उसको नॉर्मल से ज़्यादा नहीं देंगे तो वो हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में नहीं टिकेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी लेवल से थोड़ा एक्सेस देना पड़ेगा। लेकिन तीनों ही पॉइंट में, तीनों ही लेवल पर हम क्या दे रहे हैं, पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। देखो आवर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं उसको। यूज दिस मेथड, इस टाइम रेट मेथड को यूज कहाँ करते हैं ये आप सब पता कर लोगे। इसके नाम से पता चल जाएगा ऑर्डिनरी लेवल, इसके नाम से पता चल जाएगा कि ऑर्डिनरी से थोड़ा हाई है। ग्रेजुएटेड टाइम यानी दे रहे हैं उसको थोड़ा सा, या तो वो टाइम की बचत कर रहा है ग्रेजुएटेड टाइम, या तो वो टाइम की बचत कर रहा है, या फिर प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बना रहा है, इस वजह से उसको बेसिक से जो ऑर्डिनरी थी, जो उससे थोड़ा हाई दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है अपना, ये क्या है कि टाइम रेट मेथड को हम यूज कहाँ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस हो, जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर फोकस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम वेजेस दे ही नहीं रहे, इनको वेजेस तो हम टाइम के बेस पर दे रहे हैं। अगर क्वांटिटी के बेस पर वेजेस देते तो क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस होता, लेकिन हमारा फोकस किसके ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। देखो हम इसको ज़्यादा इंसेंटिव क्यों दे रहे थे, क्योंकि अच्छा काम किया। इसको ज़्यादा इंसेंटिव क्यों दिया, क्योंकि इसने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए। तो हमारा फोकस किसके ऊपर है, क्वालिटी का। जिस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन पर फोकस क्वालिटी के ऊपर हो, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, वहाँ पर हम टाइम रेटेड मेथड को यूज करेंगे। टाइम रेटेड मेथड को सबसे पहला पॉइंट है कि कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस होता हो, क्वांटिटी पर फोकस होता हो, वहाँ पर हम टाइम रेट के अकॉर्डिंग नहीं देंगे, बल्कि पीस रेट के अकॉर्डिंग देंगे। क्योंकि इस प्रलोभन में वे एम्प्लॉय को क्या लोभ रहेगा, एम्प्लॉय को ये रहेगा कि जितने ज़्यादा पीस का प्रोडक्शन करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या है, उतनी ज़्यादा हमारी वेजेस बढ़ेगी। तो इस मेथड का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर क्वालिटी पर फोकस होता हो। सेकंड है कि आउटपुट और सर्विस के प्रोडक्शन को मेज़र नहीं कर रहे। जैसे एक कारपेंटर चेयर बना रहा है, तो दिन में मान लो उसने 10 चेयर बना दी, तो वो तो हमने उस आउटपुट को काउंट कर लिया, उस आउटपुट को मेज़र कर लिया। लेकिन कुछ प्रोडक्शन ऐसे हैं, कुछ आउटपुट ऐसी हैं, कुछ सर्विस ऐसी हैं जिनको क्या हम मेज़र नहीं कर सकते। अगर उनको मेज़र नहीं कर सकती, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, कितनी यूनिट बनाई, तो वहाँ पर हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या देनी पड़ेंगी, वेजेस देनी पड़ेंगी।
टाइम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को बेनिफिट देने पड़ेंगे। तो जहाँ पर हम जो आउटपुट हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन को अगर हम यूनिट में मेजर नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम टाइम बेस पर क्या देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे। जहाँ पर एक वर्कर का काम दूसरे वर्कर पर डिपेंड करता हो, अगर एक वर्कर का काम दूसरे वर्कर पर डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर भी टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग उनको वेजेस देंगे। ऐसा क्यों है? उनको एक वर्कर का काम दूसरे वर्कर पर डिपेंड है, काम के ऊपर डिपेंड है, ये पता नहीं चल रहा कि कितनी यूनिट बन रही है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया। जैसे एग्जांपल देखो, वेटर है। अब वेटर का काम क्या है? वेटर का काम है सर्व करना। मान लो एक रेस्टोरेंट है, उस एक होटल है, होटल के अंदर क्या है, खाना सर्व करना है। काम किसका है? वेटर का। खाना बनाता कौन है? कुक बनाता है। तो वेटर का काम कुक के ऊपर डिपेंड है। वेटर क्या खाना सर्व करेगा, सर्व क्या करेगा जब तक कुक बनाएगा नहीं। तो हम वेटर को सैलरी कैसे देते हैं? क्या वेटर को सैलरी हम पीस रेट पर देते हैं? वेटर ने क्या प्रोडक्शन किया? वेटर ने तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। तो वेटर को जो सैलरी पे करेंगे वो टाइम बेस पर देंगे, उसको वेजेस, उसको जो सैलरी देंगे वो टाइम बेस पर देंगे। तो जहाँ पर एक वर्कर का काम दूसरे वर्कर पर डिपेंड करता हो, वहाँ पर टाइम रेट से हम क्या देंगे? टाइम रेट से उनको इंसेंटिव देंगे। फिर नेक्स्ट है वर्कर आर लर्नर। वर्कर अभी सीख रहा है, वर्कर अभी काम सीख रहा है, वो क्या है? अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर एक अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को पीस रेट पर वेजेस देने लगे तो वो तो सही तरीके से सही क्वांटिटी का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी तो काम सीख रहा है। तो क्या उसने जितनी एफर्ट्स लगाए हैं, जितनी उसने मेहनत की है, क्या उस मेहनत के बदले में उसको बेनिफिट मिल रहेंगे? अगर प्रोडक्शन के बेस पर, अगर पीस रेट पर देने लगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी काम सीख रहा है, उसको प्रोडक्शन नहीं करना आ रहा। जो पर्सन क्या है, एकदम एक्सपीरियंस है, जो पर्सन एकदम ट्रेंड है, वो तो एक दिन के अंदर 200 यूनिट बनाता है। लेकिन जो पर्सन अभी अनएक्सपीरियंस्ड है, वो तो एक दिन में 10 यूनिट भी नहीं बना पाता। तो कहाँ पर उस पर्सन की सैलरी और कहाँ पर इस अनएक्सपीरियंस पर्सन की सैलरी? इसीलिए जो पर्सन जो अभी तक लर्नर है, जो सीख रहे हैं, जो अनएक्सपीरियंस पर्सन है, उनको जो भी वेजेस देंगे, जो भी सैलरी देंगे, वो टाइम बेस पर देंगे। नेक्स्ट है वेयर कंटिन्यूस सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल। जहाँ पर क्या है, लोगों पर ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम वर्कर के सिर पर खड़े रहें, ऐसा पॉसिबल ना हो, वहाँ पर टाइम बेस पर देना पड़ता है। वापस से रिवाइज करते हैं, जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस हो, वहाँ पर टाइम रेट से हम वेजेस देंगे। सेकंड, जहाँ पर आउटपुट या सर्विस को हम काउंट नहीं कर पाते कि कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, वहाँ पर हम टाइम के अकॉर्डिंग देंगे, क्योंकि यूनिट काउंट नहीं कर रहे तो पीस रेट पर कैसे देंगे। जहाँ पर किसी एक पर्सन का काम किसी दूसरे पर्सन के काम पर डिपेंड था, वेटर का काम कुक पर डिपेंड था, अब वेटर ने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया, कहाँ प्रोडक्शन तो किया ही नहीं, तो वेटर को सैलरी कैसे मिलेगी? वेटर को सैलरी मिलेगी टाइम के अकॉर्डिंग, पर डे के अकॉर्डिंग। फिर है जहाँ पर क्या है, कोई पर्सन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अभी काम सीख रहा है, उसको वेजेस कैसे देंगे? टाइम के अकॉर्डिंग। जहाँ पर क्या है कि हमेशा सुपरवाइज करना पॉसिबल नहीं है। अब ये तो है नहीं कि एक फैक्ट्री के अंदर 400 लोग काम कर रहे हैं, अब सभी लोगों के ऊपर हर एक पर्सन को, हर एक बंदे को खड़ा किया जाए कि आप इसके काम को देखो, इसको सुपरवाइज करो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या देते हैं, इसलिए उनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। अब देखते हैं अपन सेकंड क्या था अपना? पहला है टाइम रेट मेथड, दूसरा है पीस रेट मेथड। वो देखो, सेकंड मेथड अपने पास पीस रेट सिस्टम, यानी इसमें एम्प्लॉय को सैलरी, वेजेस, बेनिफिट कैसे देंगे? पीस रेट के बेस पर। जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा? उनको बेनिफिट मिलेगा। इसमें देखो 3 रेट है। सबसे पहले है स्ट्रेट पीस रेट, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट पीस रेट है, जितनी एक पर यूनिट की रेट फिक्स कर दी, जितनी ज़्यादा यूनिट प्रोडक्शन करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या मिलेंगे? बेनिफिट मिलेंगे। सेकेंड है पीस रेट विद गारंटीड डे वेजेस, पीस रेट विद गारंटी डे वेजेस, यानी पीस रेट के साथ क्या है? गारंटी डे, जितनी अमाउंट पर डे के हिसाब से मिलती है वो तो फिक्स है ही, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। साथ में क्या है? डिफरेंशियल पीस रेट, अलग अलग पीस रेट की अलग अलग होगी वेजेस। अब देखो, इन दो को डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। सबसे पहले है स्ट्रेट पीस रेट।
बिल्कुल स्ट्रेट डिसाइड कर रखा है कि पर यूनिट पर 5 रुपये दी जाएंगे। मान लो एक दिन के अंदर 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो 10 एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो टोटल पर डे के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे 50 रुपये। पर यूनिट फिक्स कर रखी है कि पर यूनिट पर 5 रुपये आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 5 रुपये आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। तो क्या है, स्ट्रेट पीस रेट में पर पीस पर क्या है, पर यूनिट पर पीस पर रेट फिक्स कर रखी है। रेट पर यूनिट इज फिक्स्ड। नीचे क्या लिखा मैंने, चाहे कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन करो। एक स्टैंडर्ड बना रखा था कि एक दिन में मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, लेकिन उस कारपेंटर ने क्या किया, 100 की बजाय 110 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। तो क्या उसको एक्स्ट्रा कुछ बोनस मिलेगा, क्या उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, नहीं। स्ट्रेट बोल रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट पीस रेट है, जिसमें जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करोगे उतनी ही ज़्यादा वेजेस मिलेगी, लेकिन पर पीस रेट सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये नोट करना है आपको, चाहे कितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन करो आपकी रेट फिक्स रहेगी 5 रुपये। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो भी 5 रुपये के हिसाब से दिए जाएंगे, चाहे आप स्टैंडर्ड से ज़्यादा या फिर स्टैंडर्ड से कम बना रहे हो, कितनी भी यूनिट बनाओ, हमने एक फिक्स कर दिया कि 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको हम क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, बात खत्म। इसका एडवांटेज क्या है, इस मेथड का फ़ायदा क्या है, जहाँ पर हम क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हो। यहाँ पर क्या है, पर यूनिट पर 5 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या कारपेंटर क्या कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चेयर का प्रोडक्शन करो। जो एम्प्लॉय है वो क्या कोशिश करेगा कि मुझे पर पीस के हिसाब से सैलरी मिल रही है, जितने ज़्यादा पीस बनाऊंगा, जितनी ज़्यादा आइटम्स का प्रोडक्शन करूंगा, उतनी ही ज़्यादा वेजेस मिलेगी। फोकस किसके ऊपर है, क्वांटिटी के ऊपर। यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं रहता, क्यों, क्योंकि पीस रेट पर सैलरी मिल रही है, क्योंकि पीस रेट पर बेनिफिट मिल रहे हैं अपने को। एडवांटेज क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करूं, क्योंकि उन्हीं यूनिट के बेस पर मुझे क्या मिलने वाले हैं, बेनिफिट मिलने वाले हैं। रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब ये देखो, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम होगी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे कम होगी। सबसे पहले देखो, ओवरहेड का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उन सभी के सम को क्या बोलते हैं, ओवरहेड बोलते हैं। ये वो एक्सपेंस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, जैसे कि मैनेजर की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, ये सब क्या है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। इनको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, बल्कि क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट को, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट पर एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर, एक फिक्स रेशो के अंदर क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ओवरहेड हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, वो पर यूनिट कम होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो, वो 12,000 रुपये ओवरहेड है, टोटल कितने ओवरहेड हैं, टोटल है 12,000 रुपये के ओवरहेड, और कितनी यूनिट के ऊपर है, 400 यूनिट के ऊपर। मान लो एक डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट करने के बाद ए डिपार्टमेंट के खाते में टोटल 12,000 ओवरहेड आए हैं, यानी ये अदर एक्सपेंस है, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उस ए डिपार्टमेंट ने टोटल 12,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों इंक्लूड है। अब ये 12,000 रुपये में टोटल कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, 400 यूनिट का प्रोडक्शन। 12,000 डिवाइड बाई 400 कितना आएगा, 30 रुपये पर यूनिट पर एलोकेट कर देंगे। मान लो एक चेयर की कॉस्ट आती है 270 रुपये, एक चेयर की कॉस्ट आती है 270 रुपये, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कॉस्ट ऐड है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इन ओवरहेड को, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कितनी अमाउंट ऐड करेंगे, 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 400 चेयर बन रही है, 400 चेयर बन रही है, और 400 चेयर में से एक चेयर के हिस्से में 30 रुपये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या करेंगे, 30 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ऐड कर दिए। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट 270 प्लस 30, 300 रुपये क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर टोटल, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, 30 रुपये। जब 12,000 ओवरहेड थे, 400 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, और कितनी पर यूनिट पर कितनी कॉस्ट आई है, 300 रुपये, 30 रुपये। यहाँ पर बोला गया
कि ओवरहेड रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम पीस रेट के अकॉर्डिंग उनको क्या देंगे, वेजेस देंगे। अगर पीस रेट के अकॉर्डिंग वेजेस देंगे तो वो ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। पहले जहाँ पर 400 यूनिट बनाते थे आज वो 600 यूनिट बनाने लग गए। तो ओवरहेड तो फिक्स हैं, ओवरहेड तो वही 12,000 आने हैं और 600 रुपये क्या हैं, 600 यूनिट हैं। जहाँ पर पहले 400 चेयर बनाता था आज वो 600 चेयर बनाने लग गए कारपेंटर। तो पर चेयर पर 20 रुपये, पर चेयर पर 20 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अलॉट कर दिए हमने। अब 270 रुपये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, प्लस 20 रुपये कितने हो जाएंगे, 290 रुपये। कॉस्ट कम हो गई या नहीं होगी, टोटल कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई। पहले 270 प्लस 30 पूरे 300 रुपये पर चेयर की टोटल कॉस्ट थी, बट अब 30 की बजाय 20 रुपये आने लगे उसके ओवरहेड के। तो यहाँ पर अब 30 की बजाय मैं क्या ऐड करूँगी, 20 रुपये। अब टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 290 रुपये। तो कॉस्ट कम हुई या नहीं हुई। रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, धीरे धीरे ओवरहेड की कॉस्ट अपने आप कम होने लग जाएगी जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट है केयरफुल हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड मशीन। अब मशीन को एम्प्लॉय अच्छे तरीके से यूज क्यों करेगा, केयरफुल हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड मशीन, क्योंकि उसको पर पीस के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं। अगर मशीन खराब हो गई, अगर मशीन एंड टूल्स ने ढंग से काम नहीं किया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और प्रोडक्शन बंद होगा तो एम्प्लॉय की वेजेस, सैलरी, बेनिफिट कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितनी कम यूनिट प्रोडक्शन होंगे उतना ही कम वेजेस मिलेगा। अगर उसकी मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है, अगर उसकी मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है तो एम्प्लॉय ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेगा और उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसलिए एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय मशीन को बहुत ही केयरफुल तरीके से चलाता है ताकि मशीन बीच में बंद ना हो जाए और उसका प्रोडक्शन रुक ना जाए। तो स्टेट पीस मेथड कहाँ यूज करेंगे, उसके बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। दिखती सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि पर पीस रेट के अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं, हम पर पीस के हिसाब से उनको वेजेस, सैलरी, बेनिफिट दे रहे हैं। ओवरहेड कम हो जाएंगे, जैसे जितनी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करते जाएंगे ओवरहेड पर यूनिट कम होते चले जाएंगे। पहले 30 रुपये ओवरहेड थे पर यूनिट, अब कितने हो गए, 20 रुपये। नेक्स्ट है कि केयरफुल हैंडलिंग मशीन और टूल्स का। मशीनरी और टूल्स को एम्प्लॉय एकदम बेस्ट तरीके से यूज करेंगे। क्यों, ताकि प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। अगर प्रोडक्शन बंद हुआ तो उनकी क्या है, ऑटोमेटिक उनकी सैलरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनको तो पीस रेट पर सैलरी मिलती है। कम प्रोडक्शन कम सैलरी, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा सैलरी। अब आओ हमारे पास सेकेंड मेथड पे, पीस रेट विद गारंटीड डे। पीस रेट विद गारंटीड डे वेजेस के अंदर दो मेथड हैं। पहला है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, दूसरा है पॉइंट सिस्टम, बिडोकस सिस्टम। क्या है ये पॉइंट स्कीम, बिडोकस सिस्टम, इनको हम एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बस आपको ये पूरा परफॉर्मा ध्यान रखना है। पीस रेट विद गारंटीड डे वेजेस के अंदर दो स्कीम है। पहला है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, यानी इमर्सन क्या बोलता है कि कैसे वेजेस पे करो। सेकंड में पॉइंट स्कीम, बिडोकस सिस्टम। ये बिडोकस पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, बिडोकस पॉइंट दिए जाएंगे। जितने टाइम आप काम करोगे उसमें आपके बिडोकस पॉइंट दिए जाएंगे। वो कैसे देंगे बाद में देखो। इसके कितने मेथड हैं, दो सिस्टम है, दो रेट हैं। पहला है इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, दूसरा है बिडोकस सिस्टम। यहाँ है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट के अंदर क्या है, 3 सिस्टम है। पहला टेलर के अकॉर्डिंग, दूसरा है मैरिक के अकॉर्डिंग और तीसरा है गेंट के अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, ध्यान रखने इन राइटर के नाम, क्योंकि ये क्या है, ये पर्सन अलग अलग अपनी अपनी एफिशिएंसी, अपनी अपनी रेट बता रहे हैं कि उनको कैसे हम वेजेस इंसेंटिव देंगे। देखेंगे कि टेलर ने क्या बोला है, टेलर ने क्या रेट डिसाइड की है पीस रेट के ऊपर। देखो हालांकि तीनों ही पीस रेट के हैं, ये तो फिक्स है, 5 रुपये फिक्स कर दिया, यूनिट चाहे कितनी भी प्रोड्यूस करो, लेकिन यहाँ पर फिक्स तो है पीस रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देंगे। ये पीस रेट के अकॉर्डिंग तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। तो पीस रेट के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट। उसमें टेलर है, मैरिक है और एक है गेंट। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गेंट टास्क बोनस। अब इन पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकंड अपने पास है पीस रेट विद गारंटीड डे रेट। सेकंड क्या है, पीस रेट
विद गारंटीड डे रेट। इसमें देखो 2 पॉइंट हैं, 2 सिस्टम है। पहला इमर्सन के अकॉर्डिंग और दूसरा बिडोकस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम किस पे फोकस कर रहे हैं? एफिशिएंसी के ऊपर फोकस है। पॉइंट स्कीम बिडोकस डे, इसमें बिडोकस पॉइंट के ऊपर स्कीम फोकस रहेगा। अब देखो पहले इसको डिस्कस करते हैं। इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम में क्या बोला गया है? मिनिमम टाइम वेजेस गारंटीड है। देखो मिनिमम टाइम वेजेस तो दिया जाएगा, लेकिन टाइम वेजेस का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा। अगर उस स्टैंडर्ड तक आप काम कर लेते हो, अगर उस स्टैंडर्ड तक यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हो, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन साथ में बोनस भी मिलेगा। देखो कैसे, मिनिमम टाइम वेजेस से गारंटी मिली हुई है आपको कि उतना पैसा आपको मिलेगा। बोनस जितने ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अब देखो 66.67% ऑफ स्टैंडर्ड वर्क, जितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया था। मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया था। 1000 यूनिट का 66.67% यूनिट का प्रोडक्शन अगर आपने कर दिया तो आपको मिनिमम टाइम वेजेस मिलेगी। आप बोलोगे कि ये तो पीस रेट सिस्टम है, पीस से मिलना था, पीस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलनी थी? वेजेस मिलनी थी। लेकिन इमर्सन ने क्या बोला है? इमर्सन ने बोला गया कि इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर अगर एम्प्लॉई स्टैंडर्ड तक काम कर लेता है, यानी जितना स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, पहला स्टैंडर्ड था 66.67, अगर वहाँ तक काम करेगा तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगी। अगर उससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? साथ में बोनस मिलेगा। वो देखो कैसे मिलेगा। तो जितना भी स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था, स्टैंडर्ड है 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना। अगर 1000 यूनिट का 66.67 यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हैं, यानी अगर 1000 में से 666 यूनिट अगर आप बना देते हो, तो आपकी जो पर डे की टाइम है, पर डे की जो वेजेज है वो फिक्स है। पर डे के ऊपर जितने भी पैसे मिलेंगे वो आपको फिक्स हो गए। अगर आप स्टैंडर्ड का 66.67 से लेकर 100 यूनिट तक, अगर 100 यूनिट तक प्रोडक्शन कर देते हो, यानी अगर 1000 यूनिट में से 666 यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हो, ये स्टैंडर्ड है, एक दिन का स्टैंडर्ड है 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना। अगर 1000 में से 666 यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हो तो आपको मिलेगी मिनिमम टाइम वेजेज। अगर 1000 का 66.67 से लेकर 100%, यानी 666 यूनिट से लेकर के 1000 यूनिट तक का प्रोडक्शन करते हो, तब देखो, तब टाइम वेजेस तो मिलेगी, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। और बोनस की रेट क्या रहेगी? 0.01% से लेकर 20% तक। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये पूछ लिया जाएगा कि इमर्सन एफिशिएंसी रेट में जो बोनस दिया जाता है उसकी रेट क्या है, किस तरीके के स्लोप बनाए गए हैं। तो सेकंड स्लोप में क्या है? 66.67% से लेकर 100% तक अगर आप वर्क कर देते हो, उतनी यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हो, तो आपको टाइम वेजेस से बेसिक सैलरी है वो मिलेगी। बेसिक वेजेस जो टाइम के अकॉर्डिंग आपको मिल रही थी वो तो मिलेगी, क्योंकि वो तो यहाँ तक मिलनी शुरू हो गई थी। जब आपने यहाँ तक बना दिया उस टाइम पर आपको मिलनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आपने 66% से ज़्यादा जो वर्क किया है उसके लिए आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बोनस की रेट रहेगी 0.01% से लेकर 20% तक। अगर आपने मान लो पूरी 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, 100% यूनिट का, यानी 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, तो आपको मिनिमम टाइम वेजेस तो मिलेगा, लेकिन साथ में 20% तक बोनस मिलेगा। ठीक है। अगर आप मान लो, अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि अगर मैं 100 से भी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करूं तो देखो, अगर आप 100 से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तब क्या होगा? वो आपकी फिक्स है, मिनिमम टाइम वेजेज फिक्स है आपकी, ये मिनिमम टाइम वेजेज फिक्स है, बट बोनस मिलेगा। अब बोनस की रेट क्या है वो देखो, ध्यान से समझना। अगर आप 100% तक काम कर रहे हो तो 20% बोनस मिलेगा। ये तो आपको ऊपर वाली स्लाइड में पता चल गया था। अगर आप 100% तक काम कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 20% का बोनस मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप स्टैंडर्ड से अबव काम कर रहे हो, 100 से भी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। मान लो आपने 101 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, आपने 101 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, आपको बोला था 1000 यूनिट बनानी है,
बट आपने 1001 यूनिट बना दी, तो अब क्या करेंगे? तो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जाओगे उतना ही बोनस बढ़ता जाएगा। 101 यूनिट, कितनी यूनिट एक्स्ट्रा? 100 से 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो 20% बोनस तो पहले भी मिल रहा था, अब एक और ऐड हो जाएगा 21%। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया? 102% क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर दिया। अब की बार आपने 1002 यूनिट बना दी। कितनी यूनिट एक्स्ट्रा है? 2 यूनिट, तो बोनस भी कितना एक्स्ट्रा होगा? 2। 100 के ऊपर कितना था? 100% काम कर रहे थे कि तो कितना बोनस मिल रहा था आपको? 20%। अब 100 + 2% काम कर रहे हो, 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, तो 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर 105 यूनिट प्रोडक्ट, अगर 105% काम किया, स्टैंडर्ड कितना था? 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, लेकिन आपने 105% यूनिट का प्रोडक्शन किया, यानी 1000 यूनिट बनानी थी लेकिन आपने 1005 यूनिट बना दी। आप बताओ बोनस की रेट क्या रहेगी? आप बोलोगे कि 100% पर कितना फिक्स था? 20 फिक्स था। अगर आप 100% तक काम करते हो, बोनस फिक्स था भी, 20% देंगे आपको, ठीक है 20%, लेकिन एक्सेस कितनी यूनिट बनाई है? एक्सेस बनाई है 5%, तो बोनस भी 5% एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको। तो बोनस कितना मिलेगा? 25% बोनस मिलेगा आपको। आपको टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग जो मिलना था वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में आपको बोनस की रेट क्या हो जाएगी? 25% बन जाएगी। यानी स्टैंडर्ड से जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट बनाते जाओगे, बोनस की परसेंटेज रेट, बोनस की रेट ऑफ परसेंटेज उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब आपने किसी भी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन तो पुट हुआ होगा कि 66.67 इन्होंने टारगेट डिसाइड कर दिया था कि ये स्टैंडर्ड है, एक 100 का टारगेट था, उसमें से अगर इतना बना लेते हो तो वो एक स्टैंडर्ड ही तो फिक्स कर दिया। अगर मान लो कोई पर्सन इतनी यूनिट भी नहीं बना पाता, मान लो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 500 यूनिट बनाने का, और मान लो वो 50% यूनिट बनाए, तब तो भी उसको इस मिनिमम टाइम वेजेस तो मिलेगी ही, ये फिक्स है। मिनिमम टाइम वेजेस हर कंडीशन में फिक्स है, चाहे कितनी भी यूनिट बनाए। बस बोनस उसको तब मिलेगा जब इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाओगे। यहाँ तक 100% तक कितना? 0.01 से लेकर 20% तक, और यहाँ पर जितना बढ़ता जाएगा, जितनी अपन एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते जाएंगे, उतना ही बोनस की रेट भी बढ़ती जाएगी। ये किसने बोला था? इमर्सन ने, एफिशिएंसी सिस्टम। आप जितने ज़्यादा एफिशिएंट होते जाओगे अपने काम में, जितने ज़्यादा काम को एफिशिएंट तरीके से करते जाओगे, आपके बोनस की रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ती जाएगी। बस पॉइंट स्कीम बिडोकस सिस्टम। अब बिडोकस सिस्टम क्या बोलता है? एम्प्लॉय को बिडोकस पॉइंट ऑफर किए जाएंगे, एम्प्लॉय को बिडोकस पॉइंट ऑफर किए जाएंगे। कैसे ऑफर करेंगे? देखो 3 टास्क हैं, 1 टास्क, 2 और 3। ए टास्क का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है कि आप ए टास्क को 10 मिनट में कंप्लीट करोगे तो हम आपको 10 पॉइंट बिडोकस पॉइंट देंगे। ए टास्क के लिए कोई काम है, ए काम के लिए आपको 10 मिनट दिए गए थे, अगर आप उस काम को 10 मिनट में कर देते हो तो आपको 10 बिडोकस पॉइंट देंगे। अगर बी काम को आप 20 मिनट में कर देते हो तो आपको 20 बिडोकस पॉइंट देंगे। ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये बिडोकस पॉइंट दे रहे हैं, और ये एक्चुअल टाइम है। अब देखो, अगर आप तीसरे काम को 30 मिनट में कर देते हो तो हम आपको 30 बिडोकस पॉइंट देंगे, यानी 1 मिनट पर 1 पॉइंट मिल रहा है, 1 मिनट पर 1 बिडोकस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में काम कितने में करा? एक पर्सन था, ए काफ़ी इंटेलिजेंट था, उसने 10 मिनट के काम को 10 मिनट में कर दिया। अब देखो, बी एक पर्सन था, उसने 20 मिनट के काम को 15 मिनट में कर दिया। सी एक पर्सन था, उसने 30 मिनट के काम को 25 मिनट में कर दिया। टोटल एक्चुअल टाइम कितना लिया? 50। स्टैंडर्ड कितना डिसाइड किया गया था? स्टैंडर्ड टाइम 60 मिनट था ना। स्टैंडर्ड टाइम बोल दूं या स्टैंडर्ड बिडोकस पॉइंट एक ही है। देखो, इन मिनट को ही क्या दिया गया है? पॉइंट दिए गए हैं, 1 मिनट 1 बिडोकस। उसने क्या है, स्टैंडर्ड से पहले अपना काम फिनिश कर लिया, तो उसको कितने पॉइंट मिलेंगे? तो उसको पॉइंट कितने मिलेंगे? अब देखो, स्टैंडर्ड था, उसने कितने पॉइंट बचा लिए? 60 पॉइंट। यहाँ पर अगर वो स्टैंडर्ड तक काम करता तो ठीक है, लेकिन अगर उसने स्टैंडर्ड से पहले काम कर दिया, उसने यहाँ पर 20 की बजाय 15 मिनट लगाए, 30 की बजाय सिर्फ 25 मिनट लगाए, कितने मिनट बचा लिए? 10 मिनट बचा लिए उसने, 10 मिनट बचा लिए। तो अब देखो, जितना टाइम सेव किया है, कितना टाइम सेव किया है? 10 मिनट। 10 बिडोकस पॉइंट को सेव कर लिया, यानी 10 मिनट को सेव कर लिया। जितना टाइम सेव होगा उसका 75% बोनस मिलेगा।
आपको जो पीस रेट से वेजेस मिल रही है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको बोनस कैसे मिलेगा? जितना आप टाइम सेव करोगे उतना ही बोनस मिलेगा। आपने टाइम सेव किया 10 मिनट, 10 बिडोकस पॉइंट बोल दिया जाए या 10 मिनट बोल दिया जाए, सेम ही है। आपने टाइम बचाया 10 मिनट, 10 मिनट का 25% निकाल, सॉरी 75%, 10 मिनट का 75% निकालो, 75% आपको क्या मिलेगा? 10 का 75% कितना हुआ? 7.5 मिनट का आपको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? 7.5 मिनट्स का आपको बोनस मिलेगा। जितना भी टाइम सेव किया है उस टाइम का 75% निकाल लो, वो आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। आपको पीस रेट से मिलेगा ही मिलेगा, वो फिक्स है, लेकिन आपको बोनस जितना टाइम सेव करोगे उसका 75% मिलेगा। ये है अपना सेकंड। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उसमें 3 पर्सन है, पहले टेलर के अकॉर्डिंग, दूसरा मेरिक के अकॉर्डिंग और तीसरा गैंट के अकॉर्डिंग। अब देखो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पहला, इसमें क्या बोलता है? सबसे पहले देखो टेलर था कौन? टेलर क्या है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोला गया था? टेलर को बोला गया था। ही जस्ट टू रेट, उसने क्या है, उसने जितने भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय को, उनकी 2 रेट डिसाइड की गई थी। एक तो स्टैंडर्ड से बिलो और एक स्टैंडर्ड के इक्वल या स्टैंडर्ड से अबो। क्या बोला गया था कि टेलर ने टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, टेलर सबसे पहले, टेलर कौन थे? साइंटिफिक, कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता किसको बोलते हैं? टेलर को। टेलर ने बोला था कि वेजेस की जो रेट होगी, बेनिफिट की जो रेट होगी, वो 2 रेट डिसाइड करेंगी। एक तो है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना या उससे ऊपर काम करना, दूसरा है स्टैंडर्ड से बिलो काम करना। अब देखो पहला, अगर स्टैंडर्ड के बराबर या फिर स्टैंडर्ड से ज्यादा आउटपुट है, एक एम्प्लॉय को बोला गया था 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने का, या तो वो 1000 यूनिट बनाता है या फिर 1000 से ज्यादा बनाता है, बराबर या फिर ज्यादा बनाता है, तो उसकी वेजेस की रेट क्या रहेगी? पीस रेट 120%। मान लो उसको 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया था और एक यूनिट की रेट रखी गई थी 100 रुपी पर यूनिट। पर यूनिट की रेट थी 100 रुपीज। अगर उसने स्टैंडर्ड तक या स्टैंडर्ड से अबो काम किया तो उसको रेट ऑफ क्या मिलेगी? रेट ऑफ वेजेज उसको 100 नहीं, उसको 120, उसको 100 रुपये पर यूनिट नहीं मिलेंगे, बल्कि 120 रुपीज पर यूनिट मिलेंगे। उसने 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है जो स्टैंडर्ड के इक्वल है। स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 1000। अगर स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करता है तो कितना मिलेगा? उनको बोनस मिलेगा, उनको वेजेस मिलेगी टोटल 120% से, अलग से नहीं दिया गया बोनस, बल्कि वो बताया गया कि उनको वेजेस की रेट क्या रहेगी, उनको पर पीस 120% से दी जाएगी सैलरी। जहां पर पहले उसको 100 रुपये पर पीस पर मिलते थे, आज उसको 120 रुपये पर पीस मिलेंगे, तो उसकी कितनी हो जाएगी? टोटल उनकी वेजेस पे करेंगे मिस्टर। ठीक है। अब क्या बोला गया था? अगर स्टैंडर्ड से कम आउटपुट करता है, स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था 1000 यूनिट का, लेकिन मान लो वो 900 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पाया, अब उसकी जो वेजेस की रेट रहेगी वो रहेगी 80% पर पीस। जहां पहले उसको 100 रुपये मिलते थे पर पीस, अब उसको मात्र और मात्र 80 रुपये पर पीस मिलेंगे। तो अब कितने मिलेंगे? अब उसको मिलेंगे 72,000। जहां पर पहले उसको 1,20,000 वेजेस मिल रहे थे, आज उसको 72,000 वेजेस मिलेंगे। रीजन क्या है? अगर घटे तो बहुत ज्यादा घट गए और अगर बढ़े तो बहुत ज्यादा बढ़ गए। रीजन क्या था? अगर वो स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से ऊपर काम करेगा तो उसको पर पीस 120% से देंगे। जहां पर उसको 100 रुपये देने थे, आज उसको 120% कितना हो जाएगा? 100 का 120 रुपये। जहां पर उसको सैलरी मिलनी थी, जहां पर उसको पर पीस के प्रोडक्शन पर 100 रुपये मिलते थे, उसको बोला कि पर पीस रेट कम करके 80% कर देना, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, ऐसा बोला था टेलर ने। सेकंड है मैरिक। मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। उन्होंने क्या बोला गया था? उन्होंने 3 टारगेट डिसाइड किए गए थे, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी। अगर स्टैंडर्ड का 83% काम करते हैं तो नॉर्मल पीस रेट देंगे। मान लो नॉर्मल पीस रेट कितनी थी? 100 रुपये थी। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड का 83% काम करते हैं, 1000 यूनिट बनानी थी, 1000 यूनिट में से अगर वो 830 यूनिट बना देता है
तो 830 यूनिट पर उसको 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से देंगे, ठीक है। सेकंड है, अगर वो 83 से 100% तक, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 100 यूनिट का, सॉरी 1000 यूनिट का, अगर वो 830 से ज़्यादा लेकिन 1000 यूनिट तक प्रोडक्शन कर देता है तो उसको कितना मिलेगा, उसको पर पीस 110 रुपये मिलेंगे। 110% पर पीस से मिलेगी। पहले कितना था, 100 रुपये। 100 रुपये का 110% कितना हो जाएगा, 110 रुपये, कितने में 110 रुपये पर पीस मिलेंगे अब उसको। मान लो वो 900 यूनिट बनाता है, इसने क्या बोला 83 से 100% तक काम करता है। मान लो इन दोनों के बीच वो 900 यूनिट बनाता है और 110% ऑफ पीस रेट का 110%, पीस रेट 100 रुपये था, 110 कितना हो जाएगा, 110 रुपये मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट मिलेगी 99,000। तीसरा बोला गया था, अगर वो स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा काम करता है, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था 1000 यूनिट का, अगर वो 1000 यूनिट से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन करता है तो उसको पर पीस 120% दिया जाएगा। मान लो उसने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, उसने यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया 1100 का, स्टैंडर्ड से तो अब हो गई, अब उसको वेजेज कैसे देगी, उसको पर पीस रेट कैसे मिलेगा, पर पीस 120% से मिलेगा। जहां पर पहले 100 रुपये थी, पर पीस 100 रुपये थी नॉर्मल, लेकिन ये लेगा कितने से, 120%, कितना हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगी, इसकी टोटल वेजेज हो जाएगी। तो इमर्सन सॉरी मेरिक के अनुसार 3 है, 83%, 83 से 100% और 100% से अबो। 83% में क्या बोला गया, नॉर्मल पीस रेट, यहाँ पर 110%, यहाँ पर 120% ऑफ पीस रेट। थर्ड हमारे पास गैंट टास्क। गैंट टास्क में क्या बोला गया था कि इन्होंने क्या बोला, बोले मैं टाइम के अकॉर्डिंग भी दूंगा, बोले मैं पीस रेट के अकॉर्डिंग भी दूंगा और मैं साथ में बोनस भी दूंगा। वे तू तीनों साथ कैसे देगा, अगर तू टाइम के अकॉर्डिंग देगा तो पीस रेट के अकॉर्डिंग नहीं दे पाएगा, अगर पीस रेट के अकॉर्डिंग देगा तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन इसने क्या बोला, मैं दे के दिखाता हूँ आपको, आओ देखते हैं कैसे दी इसने। अगर प्रोडक्शन 3 लेवल है, पहला लेवल ये है इसका सेकंड और ये है इसका थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में क्या बोला गया, प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से नीचे जाता है, स्टैंडर्ड क्या डिसाइड कर रखा था, देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारा कितना था, 1000 यूनिट का, 1000 यूनिट का स्टैंडर्ड था। अगर ये स्टैंडर्ड से नीचे प्रोडक्शन करता है तो टाइम रेट से दूंगा, दे दिया ना टाइम रेट से। अगर मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, मान लो 900 यूनिट प्रोडक्शन कर पाता है वो, तो 900 यूनिट पर आपको कितनी कितनी मिलेगी उसको सैलरी, उसको मिलेगी टाइम रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड के बराबर करता है, अगर मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देता है तो क्या मिलेगी, टाइम रेट तो मिलेगी लेकिन साथ में 20% बोनस भी देगा। ये दे दिया बोनस, दे दिया ना। गैंट ने बोला था मैं तीनों के अकॉर्डिंग दूंगा, अगर स्टैंडर्ड से नीचे रह जाएगा तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग दूंगा, अगर स्टैंडर्ड तक प्रोडक्शन करेगा तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग तो दूंगा लेकिन साथ में 20% बोनस भी दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और अगर बोला कि अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा का प्रोडक्शन करता है, यानी 1000 यूनिट से ज्यादा का प्रोडक्शन करता है, तो मैं उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग दूंगा। समझ आया। गैंट ने बोला था मैं टाइम रेट के अकॉर्डिंग दूंगा अगर स्टैंडर्ड से नीचे काम करता है, अगर स्टैंडर्ड तक काम करता है तो टाइम प्लस बोनस 20%, अगर स्टैंडर्ड से अबो काम करता है तो कैसे, पीस रेट के अकॉर्डिंग दूंगा। मैरिक ने क्या बोला था, मैरिक ने 3 कैटेगरी डिसाइड की थी, 83% तक नॉर्मल पीस रेट, 83% से लेकर 100% तक 110% ऑफ पीस रेट, और अबो 100% 120% ऑफ पीस रेट। टेलर ने क्या बोला था, टेलर ने 2 रेट डिसाइड की थी, अगर स्टैंडर्ड तक काम करेगा और स्टैंडर्ड से नीचे काम करेगा, अगर स्टैंडर्ड तक काम करेगा और स्टैंडर्ड से ज्यादा काम करेगा, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से ज्यादा, तो कितना मिलेगा 120%, पीस रेट कितना रहेगा 120% रहेगा। लेकिन इसने क्या बोला था, अगर सेकंड रेट थी कि अगर स्टैंडर्ड से बिलो काम करता है तो 80% कम कर देना, इसने स्टैंडर्ड ही पूरा नहीं किया तो इसके वेजेस पर पीस भी कम कर देना इसके। तो ये अपने क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब अपना सेकंड मेथड देखेंगे, उसमें देखो अब थर्ड मेथड अपने पास है बोनस सिस्टम। बोनस सिस्टम में क्या है, 2 प्लान है, पहला है इंडिविजुअल बोनस प्लान और दूसरा है ग्रुप बोनस प्लान। देखो इंडिविजुअल बोनस प्लान में क्या मिलेगा, अगर किसी ने ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम किया
तो उस सिंगल पर्सन को ही उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ग्रुप बोनस प्लान में, जो इसी का सेकंड पार्ट है, बोनस सिस्टम के दो प्लान है, पहला इंडिविजुअल बोनस प्लान और दूसरा है ग्रुप बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान में बोनस सिर्फ उस सिंगल पर्सन को मिलेगा जिसने अच्छा काम किया। लेकिन ग्रुप बोनस प्लान में चाहे काम किसी भी पर्सन ने अच्छा किया हो, चाहे एक डिपार्टमेंट ने काम बेस्ट किया हो, लेकिन पूरे बिजनेस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको बोनस मिलेगा। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि इंडिविजुअल बोनस प्लान, एक एम्प्लॉय को जिसने अच्छा काम किया सिर्फ उसी पर्सन को बोनस मिलेगा। जो पर्सन अच्छा काम करेगा वो बोनस ले जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कीवर्ड है वो देखना। टी का मतलब है टाइम अलाउड, टी का मतलब है टाइम टेकन, टीएस का मतलब है टाइम सेविंग और आर का मतलब है रेट पर आवर। सबसे पहले इसमें आता है इंडिविजुअल बोनस प्लान में होलसे के अकॉर्डिंग होलसे प्रीमियम प्लान। होलसे प्रीमियम प्लान में क्या बताया गया है कि टाइम जितना भी सेव करोगे ना, आपको जितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था उस स्टैंडर्ड टाइम से जितना पहले आप काम कर लोगे, यानी टाइम को बचा लिया, उस टाइम सेविंग का जो आपने सेव किया है उसको आप 50% बोनस देंगे। किसको मिलेगा? पूरे ग्रुप को मिलेगा या सिंगल पर्सन को? सिंगल पर्सन को मिलेगा। टाइम टेकन इनटू मेरिट, ये तो इतना परसेंट तो सबको मिलेगा। टाइम टेकन इनटू मेरिट इतना तो सबको मिलेगा, लेकिन जितना टाइम सेव किया, टाइम सेव कितना किया था, टाइम सेव इनटू मेरिट, उसको वो रेट तो मिलेगी जो बाकी इनको मिलने वाली थी, लेकिन उसको 50% बोनस भी मिलेगा। देखो रटने की जरूरत नहीं है, जितना आपने टाइम लिया और रेट, मतलब रेट पर आवर कितनी थी, मान लो 1 घंटे उनको 200 रुपये पर आवर दिए जाते हैं, तो उन्होंने टाइम टेकन लिया 10 घंटे मान लो, तो 10 घंटे का 200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जितना टाइम उन्होंने सेव किया उस टाइम सेविंग का भी ये 200 रुपये तो मिलेगा, लेकिन साथ में 50% बोनस भी मिलेगा। टाइम टेकन इनटू मेरिट ये मिल गया, ठीक है। फिर क्या मिलेगा? टाइम सेविंग, जितना सेव किया था उस टाइम का ये वाली रेट तो मिलेगी, ये तो श्योर है, लेकिन उसका 50% बोनस भी मिलेगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है होलसे वियर प्लान। ये क्या था? होलसे प्रीमियम प्लान, और ये है होलसे वियर प्लान। इसमें देखो इसने बोला कि टाइम सेविंग का मैं 50% बोनस नहीं दूंगा। होलसे ने बोला कि आप 33 से 1/3 आप इतने परसेंट बोनस दो। तो टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सेम टाइम टेकन इनटू मेरिट, ठीक है। जितना टाइम आपने सेव किया इनटू मेरिट वो तो मिलनी है, वो तो सेम मिलनी है उसको। टाइम टेकन इनटू मेरिट, मान लो 200 घंटे स्टैंडर्ड आउट डिसाइड किया गया था, लेकिन उस पर्सन ने 180 घंटे में काम कर लिया। टाइम टेकन में कितना आएगा? 180 घंटे में काम किया है, इनटू में रेट मान लो कितनी है, 50 रुपये पर आवर है। यहाँ क्या आएगा? 180 इंटू में 50, ठीक है, प्लस 33 सही 1/3%। टाइम सेविंग कितने घंटे बचाए? 20 घंटे बचाए। यहाँ पर क्या आएगा? 20 घंटे इंटू में रेट कितनी है? रेट तो वही थी हमारे पास 50 रुपये, लेकिन एक्सेस क्या मिल रहा है? देखो इतना तो मिलता ही उसको, 200 घंटे में जितना वो बचाएगा ना उसका वो रेट तो मिलती ही नॉर्मल, लेकिन उसका बोनस भी मिलेगा उसको। यहाँ पर बोनस मिलेगा 50% और यहाँ पर बोनस मिलेगा 33.15। यहाँ पर देखो सिर्फ बोनस की रेट का फर्क है होलसे प्रीमियम प्लान में और होलसे वीयर प्लान में। फॉर्मूले ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रोवन प्लान। यहाँ पर इस बोनस वाले इस थर्ड पॉइंट में देखो, आपके जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में बनाया था उसमें थर्ड पॉइंट पर है बोनस सिस्टम। इस थर्ड पॉइंट में फॉर्मूले पर फोकस करना है अपने को। इंडिविजुअल बोनस प्लान में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस करना है कि कौन सा फॉर्मूला किसने दिया था, कि किसके अकॉर्डिंग कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अर्निंग को। रोवन के अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग कैसे कैलकुलेट होगी? टाइम सेविंग के प्रपोर्शन में बोनस देगा ये, जितना टाइम बचाओगे उतना ही ज्यादा बोनस देता जाएगा। टाइम टेकन इनटू में रेट प्लस टाइम सेविंग डिवाइड बाई टाइम, इसे क्या था? अलाउड। टाइम टेकन इनटू में रेट, जितना टाइम अलाउड किया था उसमें से जितना टाइम बचा लिया वो ऊपर आ जाएगा। टाइम सेविंग डिवाइड बाई टाइम अलाउड इनटू में टाइम टेकन इनटू में रेट।
जितना आप क्या करते जाओगे, टाइम बचाते जाओगे, उसी के रेशो में आपका बोनस क्या जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बोला था रोवन ने। वापस से रिवाइज करो फॉर्मूले को। टाइम टेकन इनटू में रेट, ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था और ये भी दे रहा था। फर्क क्या है? फर्क फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही आगे का, बस यहाँ पर रेट का फर्क है, यहाँ पर भी रेट का फर्क है। अब देखो फॉर्मूले में क्या फर्क है। जितना टाइम आपने बचा लिया डिवाइड बाई जितना टाइम आपको अलाउड किया गया था, इनटू में टाइम टेकन इनटू में रेट। अब देखो बार्थ क्या बोलता है, बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान के अकॉर्डिंग, बार्थ के अकॉर्डिंग आर से क्या था, रेट, आर से क्या था, रेट पर आवर, आर इंटू में टाइम अलाउड इंटू में टाइम टेकन, उसको अंडर रूट में बंद करेंगे। ये क्या है, रेट पर आवर बाहर रहेगा, इंटू में टाइम क्या रहेगा, टाइम अलाउड इंटू में टाइम टेकन का अंडर रूट कर, इसका अंडर रूट निकाल के हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अर्निंग निकलेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल बोनस प्लान था, नेक्स्ट स्लाइड किसकी होगी, ग्रुप बोनस प्लान की। अब सेकंड अपने पास है ग्रुप बोनस प्लान। पहले हमने किया था इंडिविजुअल बोनस प्लान। इंडिविजुअल बोनस प्लान में क्या होता है कि अगर सिंगल पर्सन अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, तो बोनस सिंगल पर्सन को मिलेगा। बट ग्रुप बोनस प्लान में अगर ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, मान लो एक ग्रुप में 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से अगर 8 मेंबर अच्छा काम कर रहे हैं, इट मीन्स पूरा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, उस पूरे ग्रुप को बोनस दिया जाएगा। देखो 10 में से 8 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 2 तो नहीं कर रहे, लेकिन बोनस उनको भी मिलेगा। क्यों? प्लान कौन सा है, ग्रुप बोनस प्लान है। पूरा ग्रुप अगर अच्छा काम कर रहा है तो बोनस देंगे, ठीक है। कोई एक आधा पर्सन अगर नहीं भी कर रहा तो उसको भी साथ में बोनस मिल जाएगा। बोनस शेयर इक्वली, अगर कुछ भी नहीं बोल रखा और मान लो 10 पर्सन है ग्रुप के अंदर, तो जितना भी बोनस दिया जाएगा वो सभी पर्सन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट अगर उनमें क्या है कि एग्रीड प्रपोर्शन, अगर पहले से ही कोई रेशो फिक्स है कि इतने इतने रेशो में जितना भी बोनस होगा उसको डिवाइड करना है, तो बोनस उस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। ग्रुप बोनस प्लान का मतलब है कि एक ग्रुप के लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बोनस पूरे ग्रुप के पर्सन को मिलेगा। सेकंड पर्सन ग्रुप का रेशियो, ग्रुप के अंदर जो बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका रेशियो या तो इक्वली होगा या फिर उन्होंने जो एग्रीड प्रपोर्शन है या उन्होंने जो रेशियो डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला है बजटेड एक्सपेंस बोनस। बजट पहले अनुमान लगा लिया, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, बजटेड एक्सपेंडिचर का एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करेंगे, जितना डिफरेंस होगा उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उस परसेंटेज से बोनस देंगे। जैसे कि बजटेड एक्सपेंडिचर था 100 रुपये, माना था कि किन्हीं यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 100 रुपये का एक्सपेंडिचर रहेगा, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुए 90 रुपये। कितने की सेविंग होगी, 10 रुपये की, 10 रुपये की सेविंग हुई है। अब 10 रुपये की सेविंग किसके ऊपर हुई है वो देखो, 10 रुपये की सेविंग इस बजटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर हुई है। तो 10/100 इंटू में परसेंटेज का 100 इज इक्वल टू 10%, तो बोनस की रेट क्या होगी, 10%। 10% बोनस डिक्लेयर किया जाएगा पूरे ग्रुप के अंदर। सेकंड है कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस। कॉस्ट एफिशिएंसी बोनस के अंदर हर एक्सपेंस के अलग अलग कंपेयर करेंगे, हर एक्सपेंस का अलग स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, अलग तरीके से उसका एक्चुअल देखेंगे। कैसे? हर एक्सपेंस का अलग बोनस देंगे। मान लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस थे, प्रोडक्शन एक्सपेंस थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थे, सभी एक्सपेंस का अपना अलग बजट डिसाइड होगा, अपना अलग स्टैंडर्ड डिसाइड होगा। फिर सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट का अपना एक्चुअल एक्सपेंस देखा जाएगा और फिर उसका कंपेयर करेंगे। तो जितना एक्चुअल एक्सपेंस, मान लो स्टैंडर्ड एक्सपेंस 100 रुपये डिसाइड किया गया था, लेकिन एक्चुअल में 90 रुपये एक्सपेंस हुए, 10 रुपये तो बच गए। तो 10 रुपये कितने हो गए, 10/100 इंटू में 100, 10%। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर किया था उस टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बजटेड और एक्चुअल दोनों का कंपेयर किया गया। यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंस लिए गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने एक्सपेंस, सेल्स डिपार्टमेंट के अपने अलग एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अपने अलग एक्सपेंस, फिर उनका क्या किया गया, कंपेयर किया गया। देखा कि कितने कम है, 10 किस पर, 100 के ऊपर,
10/100 इंटू में 100 कितना परसेंट हो गया, 10% बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीस्टमैन सिस्टम। प्रीस्टमैन सिस्टम क्या बोलता है कि एक्चुअल यूनिट को, अब अमाउंट के साथ कंपेयर नहीं करेगा, अब यूनिट की बात आ गई। प्रीस्टमैन क्या बोलता है कि एक्चुअल यूनिट का स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट और इसका स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे और एक्चुअल देखें। मान लो हमने क्या डिसाइड किया था स्टैंडर्ड यूनिट कि हम 90 यूनिट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 100 यूनिट का। हमने डिसाइड किया था कि हम 90 यूनिट बनाएंगे, लेकिन बनाई थी 100 यूनिट, तो कितनी यूनिट एक्सेस बनाई है, कितनी यूनिट, 10 यूनिट, कितने के ऊपर, स्टैंडर्ड 90 के ऊपर, इंटू में 100। ये क्या निकल आएगा, ये निकला हमारे पास प्रीस्टमैन सिस्टम के अकॉर्डिंग बोनस की रेट। ऐसे भी ले सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर 100 यूनिट थी और बनाई कितनी, 110 यूनिट। जितनी भी आप एक्सेस बनाते जाओगे, स्टैंडर्ड डिसाइड किया, उससे जितनी आप एक्सेस बनाओगे बोनस मिलेगा आपको। जैसे कि 90 का स्टैंडर्ड था, बनाई कितनी है, 100 यूनिट है, तो कितना एक्सेस है, 10 यूनिट एक्सेस बनाई, किसके ऊपर, 90 के ऊपर, इंटू में 100। ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास बोनस की रेट आ जाएगी। ये क्या है, ग्रुप के अकॉर्डिंग है। आगे देखो इसमें 4th नंबर, फोर्थ अपने पास टाउने प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉस्ट में जितना पार्ट सेविंग का होगा उतना क्या देंगे, बोनस देंगे। कॉस्ट में सेविंग का पार्ट का मतलब क्या है, मान लो पहले आता था, क्या बोला कि कॉस्ट में कितना पार्ट सेविंग का होगा। पहले टोटल कॉस्ट आती थी 100 रुपीज, अब आ रही है टोटल कॉस्ट 80 रुपीज। कितना पार्ट सेविंग हुआ टोटल कॉस्ट में। पहले टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए, मान लो इस मार्कर का प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट आती थी 100 रुपये। आज इस मार्कर का प्रोडक्ट अगर बनाएं इसको तो आती है 80 रुपये कॉस्ट। कितने रुपए सेविंग किया गया, पर मार्कर के ऊपर 20 रुपये का सेविंग हुआ है, पर मार्कर पर 20 रुपये सेव हुए हैं। कॉस्ट में कितना पार्ट सेव हो गया, कितना पार्ट सेव हो गया, 20 रुपये बचा लेना। उतनी इतनी कॉस्ट हमने, टोटल कॉस्ट पहले 100 थी, अब कितनी आ गई, 80 रुपये। तो उतना ही क्या करेंगे, बोनस देंगे। क्या सिर्फ एक वर्कर का एफर्ट्स है इस चीज के पीछे, क्या सुपरवाइजर का कोई रोल नहीं है। इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग में पहले 100 रुपये लगते थे, लेकिन हमने कैसे भी करके कॉस्ट को कम कर लिया और भी 80 रुपये पे आ गई। तो क्या सिर्फ वर्कर के एफर्ट्स है, क्या सुपरवाइजर ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाई। किसी भी डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर होता है, उस सुपरवाइजर के उस डिपार्टमेंट के ऊपर क्या होता है कि पूरा कंट्रोल रहता है कि किस तरीके से कितनी यूनिट का प्रोडक्शन लग रहा है, कितने उसके ऊपर एक्सपेंस हो रहे हैं। तो जितने इसने 20 रुपये बचाए हैं एक पर मार्कर पर, इस 20 रुपये में सिर्फ वर्कर का एफर्ट्स नहीं है, बल्कि सुपरवाइजर का भी एफर्ट्स है। तो सुपरवाइजर और वर्कर दोनों को बोनस मिलेगा। टाउन ने प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या बोलता है कि जितना भी आप कॉस्ट में से पार्ट सेव करते हो, कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से जितना पार्ट आप सेव करते हो, उस सेविंग का हिस्सा वर्कर को भी मिलेगा और साथ में सुपरवाइजर को भी मिलेगा। क्योंकि कॉस्ट को कम करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ वर्कर इतने एफर्ट्स नहीं लगाएगा कॉस्ट में कम करने में। क्यों, क्योंकि वर्कर को तो उसका बेनिफिट मिलेगा, उसकी वेजेस मिलेगी, उसको कॉस्ट कम रिडक्शन करने से क्या फायदा है। तो वर्कर अकेला एफर्ट्स नहीं लगाएगा, साथ में सुपरवाइजर की भी एफर्ट्स होंगे। इसलिए जितना भी बोनस होगा वो वर्कर और सुपरवाइजर दोनों में डिवाइड किया जाएगा, यानी बोनस दोनों को मिलेगा। वेस्ट रिडक्शन बोनस। वेस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो अब इस मार्कर को बना रहे हैं, इस मार्कर को बनाने में प्लास्टिक यूज हो रही है। अब ये तो है नहीं, मान लो इस मार्कर को बनाने में 1 यूनिट प्लास्टिक का यूज हुआ है। क्या मार्कर को बनाते टाइम प्लास्टिक का कोई वेस्टेज नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई छुटमुट पार्ट टूट गया हो, गिर गया हो। ये तो है नहीं कि प्लास्टिक की एक हल्की सी छोटी पाइप ली और उससे मार्कर बन गया। कुछ ना कुछ वेस्टेज तो जरूर होता है। यहाँ पर बोला गया था कि वेस्ट का रिडक्शन करना है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट को कम करने पर बोनस दिया जाएगा। वो बोनस क्या सिर्फ एम्प्लॉय को मिलेगा, नहीं, वो बोनस भी वर्कर और सुपरवाइजर दोनों को ही मिलेगा। एम्प्लॉय और सुपरवाइजर दोनों को वो उस बेनिफिट का पार्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस मार्कर को बनाने में जो प्लास्टिक वेस्ट हो रही थी, उस प्लास्टिक को वेस्ट को कम किया गया। एफर्ट्स किसने लगाई, क्या सिंगल वर्कर ने लगाई, वर्कर के साथ में सुपरवाइजर ने भी लगाई है। तो बोनस वर्कर को तो मिलेगा ही,
लेकिन साथ में सुपरवाइजर को भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा था कि रूकरेर प्लान। रूकरेर प्लान क्या बोलता है कि वैल्यू एडेड के हिसाब से बोनस देंगे, जितनी वैल्यू एडिशन होगी उसके हिसाब से हम बोनस देंगे। कैसे? सबसे पहले देखो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। वैल्यू एडेड का मतलब है कि मटेरियल कॉस्ट, यानी इस मार्कर को बनाने में जो प्लास्टिक लगी है उसकी कॉस्ट, इस मार्कर को बनाने के लिए जितने लेबर लगे हैं, लेबर, साथ में जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंस हैं, साथ में जो ओवरहेड है, यानी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट और साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, साथ में क्या आएगा? प्रॉफिट। ये तो क्या है? ये तो इसकी पूरी सेल्स प्राइस होगी। यानी इसमें कितना वैल्यू एड किया गया। मान लो मटेरियल की कॉस्ट थी 50 रुपये, लेबर के 10 रुपये, अदर एक्सपेंस के 10 रुपये, ओवरहेड के 10 रुपये, कितने हो गए? 80। 80 में 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड कर दिया, 100 रुपये। ये वैल्यू एडिशन करके कितना रुपये हो गया? 100 रुपये हो गया। तो वैल्यू एडिशन कितनी है? 50 + 10, 10, 20 और कितने की वैल्यू एडिशन होगी? टोटल 100 रुपये की। अब देखो लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई वैल्यू एडिशन, लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई वैल्यू एडिशन करके क्या कैलकुलेट करेंगे? बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है स्केलोन प्लान। स्केलोन प्लान क्या बोलता है कि बोनस बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर लेबर कॉस्ट। 3 ईयर लेबर कॉस्ट की क्या निकालेंगे? हम एवरेज लेंगे, लास्ट 3 ईयर के लेबर की कॉस्ट का एवरेज लेंगे। और वो किस बेस पे निकालेंगे? सेल्स की बेस पर। देखो लेबर कॉस्ट टू सेल्स, तो स्केलोन प्लान के अकॉर्डिंग बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? लास्ट 3 ईयर की लेबर की कॉस्ट का एवरेज लेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। नेक्स्ट है बोनस सिस्टम फॉर इनडायरेक्ट वर्कर। क्या इनडायरेक्ट वर्कर को भी बोनस देंगे? होते कौन है इनडायरेक्ट वर्कर? एक चेयर को बनाने के लिए कारपेंटर क्या है? डायरेक्ट वर्कर है। लेकिन उस चेयर डिपार्टमेंट के ऊपर जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वो सब क्या है? बाहर गेट पर जो सिक्योरिटी मैन खड़ा है वो सब क्या है? वो सब इनडायरेक्ट वर्कर है। काम तो कर रहे हैं सभी, उस यूनिट को बनाने में डायरेक्टली तो हेल्प नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्ट तरीके से तो वो काम कर रहे हैं ना। तो देखो बोनस सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर, क्या इनडायरेक्ट वर्कर को बोनस नहीं दिया जाएगा? क्या सुपरवाइजर को बोनस नहीं मिलता? क्या फोरमैन को बोनस नहीं मिलता? क्या सिक्योरिटी मैन को बोनस नहीं मिलता? मिलता है। इनका बोनस किस बेस पर होता है? कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? डिपार्टमेंट की आउटपुट को देखेंगे कि डिपार्टमेंट टोटल कितनी आउटपुट दे रहा है, लास्ट ईयर की कंपेरिजन में इस साल कितनी एक्स्ट्रा आउटपुट दे रहा है, कितनी टाइम सेविंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होती जा रही है या प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरती जा रही है, वेस्ट का रिडक्शन हो रहा है या नहीं। वेस्ट का रिडक्शन देखो, सिंगल पर्सन, देखो वेस्ट का रिडक्शन इनडायरेक्ट वर्कर के हाथ में है, इसलिए मैंने यहाँ पर सुपरवाइजर लिया था। तो वेस्ट का रिडक्शन कर रहे हैं, वेस्ट का रिडक्शन सिंगल एम्प्लॉय नहीं करता, बल्कि साथ में सुपरवाइजर, मैनेजर, जो भी फोरमैन है, जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो पर्सन साथ में अपना योगदान देता है। फिर क्या है कि लेबर टर्नओवर रिडक्शन। लेबर टर्नओवर यानी एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर की टर्नओवर रेट क्या है, लेबर के आने की और लेबर को उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की रेट क्या है, यानी लेबर कितने जल्दी आ रहे हैं और कितने जल्दी बिजनेस से जा रहे हैं। अगर लेबर का आना और लेबर का जल्दी जल्दी जाना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एम्प्लॉय को क्या देना पड़ता है? ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, डेवलपमेंट पे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा होगी, यानी एम्प्लॉयज आ रहे हैं और जल्दी जल्दी जा भी रहे हैं वापिस, इससे क्या है? लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, उनके ट्रेनिंग के एक्सपेंस तो देने पड़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मान लो लेबर छोड़ के चला जाता है तो कॉस्ट तो बढ़ रही है ना कंपनी की। एक साल में 10 लेबर आई, एक साल में 10 पर्सन आए, 10 पर्सन एज ए कारपेंटर आते हैं, 10 में से 9 पर्सन क्या है? 10 में से मान लो 5 पर्सन ही, 10 में से 5 पर्सन नेक्स्ट ईयर छोड़कर चले जाते हैं। क्या जब वो पर्सन आए तो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? क्या ट्रेनिंग के एक्सपेंस नहीं हुए थे? अगर इसी तरीके से एम्प्लॉय आते रहेंगे और जाते रहेंगे तो क्या खर्चे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। तो लेबर टर्नओवर रिडक्शन करना कि हुए हैं कम या नहीं हुए हैं, कि जिस तरीके से लेबर पहले छोड़ के जा रही थी क्या सेम वैसे ही है या फिर उस रेट में कुछ कमी हुई है। तो ये क्या है? बोनस सिस्टम। इनडायरेक्ट वर्कर को बोनस दिया जाता है, इनडायरेक्ट वर्कर को बोनस देखते हैं ये सब चीज चेक करके कि वेस्टेज कितना ज़्यादा हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में कम या ज़्यादा, टाइम कितनी सेविंग कर रहे हैं,
प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेस्ट हो रही है, इस बेस पर इनडायरेक्ट वर्कर को भी बोनस देते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास फोर्थ मेथड देखो। अब लास्ट और फोर मेथड अपने पास इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी एम्प्लॉय को जो अपन इंसेंटिव दे रहे हैं उसमें कुछ इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव भी है। सबसे पहले अपने पास है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या बोला गया था, यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, जो बोनस दिया जाएगा, वो ना तो सिंगल पर्सन को दिया जाएगा ना ग्रुप को दिया जाएगा, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अच्छा वर्क किया तब क्या देंगे, तब बोनस देंगे, तब वो इंसेंटिव देंगे। बोनस एक्ट 1956 में, बोनस एक्ट 1956 में बोनस की रेट फिक्स की गई है 8.33% से 20% तक। किसका, सैलरी का। सैलरी का 8.33% से 20% तक हम बोनस दे सकते हैं। ये बोनस एक्ट 1956 में एक्सप्लेन किया गया था। कौन से बोनस देने हैं, इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव देने हैं। अब देखो, अब ये 8.33% से लेकर 20% तक कैसे डिसाइड होगा। देखो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट के अंडर प्रॉफिट हो या चाहे कंपनी को लॉस हो, बोनस पे करना पड़ेगा। रेट रहेगी 8.33% ऑफ सैलरी। बोनस की रेट कितनी है, ये वाली। बोनस एक्ट 9, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोला गया था कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बोनस पे किया जाएगा और 8.33% ऑफ सैलरी का पे करेंगे। सेकंड है कि फर्म में अगर प्रॉफिट अर्न किया, अगर फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो 8.33% देंगे ही देंगे, लेकिन मान लो प्रॉफिट अर्न है तो क्या होगा, 8.33% से लेकर 20% तक बोनस देंगे। ठीक है। सेकंड ऑप्शन अपने पास कि को पार्टनरशिप। ये को पार्टनरशिप का मतलब क्या है, देखो, किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है, वर्कर है, काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छा पॉइंट यूज करती है। अच्छे पॉइंट यूज करने का मतलब है, देखो, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आते रहेंगे जाते रहेंगे, मतलब अगर उनका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा रहेगा, अगर लेबर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा रहेगा तो ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे। एक लेबर को, एक एम्प्लॉय को जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेंस करने पड़ते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, टाइम टू टाइम क्या है, और अदर एक्सपेंस भी, कुछ डेवलपमेंट के खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी की, कंपनी के खर्चे बढ़ जाते हैं। कंपनी चाहती है कि अगर कोई लेबर एफिशिएंट है, अगर कोई लेबर अच्छा है, अच्छा वर्क करता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन देता है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उस लेबर को, उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को उसी संस्था में रखा जाए। इसलिए कंपनी उन वर्कर को जो अच्छा काम कर रही है, और कंपनी अपनी लेबर टर्नओवर रेशियो को कम करने के लिए क्या देती है, कुछ इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव किसके थ्रू देती है कि कंपनी उनको कैश में कुछ नहीं देती, बल्कि कंपनी एम्प्लॉय के सामने एक ऑप्शन रखती है, एक स्कीम लॉन्च करती है। स्कीम का नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या नाम है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक स्कीम होती है, ये कंपनी क्या करती है, कंपनी इशू करती है, कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। किसके लिए, अपने एग्जिस्टिंग वर्कर के लिए। एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ऑप्शन देती है कि आप अगर हमारी कंपनी में कंटिन्यू 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, जो भी कंपनी डिसाइड करे, मान लो कंपनी ने 5 ईयर्स डिसाइड किया गया, कंपनी अपने एम्प्लॉय, अपने सभी वर्कर को क्या देती है, एक ऑप्शन देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑप्शन है, ये थोपती नहीं है उसके ऊपर कंपनी। सभी वर्कर को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप लगातार 5 साल तक हमारी कंपनी में वर्किंग प्लेस पर रहोगे तो हम आपको क्या देंगे, जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम हम आपको कंपनी के शेयर देंगे। क्या फ्री में देंगे, नहीं, फ्री में नहीं देंगे, बल्कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आपको इशू करेंगे। तो क्या है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू कंपनी अपने लेबर टर्नओवर की रेशियो को कम कर सकती है। क्यों, क्यों, हम कर्मचारी एम्प्लॉय हैं, उनको ये रहेगा कि 5 साल के बाद तो मैं इस कंपनी का मेंबर बन जाऊंगा, मैं तो इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाऊंगा। क्यों, क्योंकि कंपनी आफ्टर 5 ईयर्स शेयर लॉन्च करेगी, शेयर इशू करेगी, किसको,
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जो 5 साल तक वर्किंग प्लेस पर रहेगा, और प्राइस क्या रहेगी, मार्केट प्राइस से कम प्राइस रहेगी। परचेजिंग प्राइस उनकी क्या रहेगी, मार्केट प्राइस से कम। मान लो एक शेयर 200 रुपये में मिलता है एक कंपनी का, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिनके सामने ये ऑप्शन रखा गया है, उन एम्प्लॉय को सामने जो ऑप्शन रखा गया पर शेयर की वैल्यू 120 रुपये रखी जाएगी। तो मार्केट प्राइस कितनी थी, 200 रुपये, उनको दे रहे 120 रुपये में, 80 रुपये का पर शेयर पर फायदा हो रहा है। तो को पार्टनरशिप का मतलब है क्या है कि कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शन देती है कि शेयर परचेज कर लेना इन फ्यूचर, जब वो इस स्कीम के थ्रू लॉन्च करेगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या वर्कर को कंपनी ऑप्शन देती है कि अगर आप 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, जितना भी कंपनी डिसाइड करे, अगर उतने टाइम पीरियड तक हमारी कंपनी में वर्किंग पर रहोगे तो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, कुछ शेयर अलॉट कर देंगे कंपनी की। क्या शेयर सेम प्राइस पर? नहीं, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर इशू करेंगे। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव तो दे रहे हैं, जैसे कंपनी ने बोनस दे दिया, कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने उसको पीस रेट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, लेकिन साथ में कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी दे रहे हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन दे दी, मेडिकल की फैसिलिटी दे दी, जॉब सिक्योरिटी है, अब प्रमोशन स्कीम है। इससे क्या होंगे, इससे जो एम्प्लॉय हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होंगे और कंपनी के अंदर क्या रहेंगे, अपने काम पर बने रहेंगे। तो ये हमने देखी थी कि कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हैं कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट है। कंपनी के एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन देते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन दे रहे हैं, वो रेमुनरेशन हम कितने तरीके से दे रहे थे, वो 4 तरीके से, या तो टाइम के अकॉर्डिंग दे दो, या तो पीस रेट के अकॉर्डिंग दे दो, या फिर बोनस स्कीम थी, और लास्ट में हमारे पास थी इनडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम। अब कुछ पॉइंट है छोटे छोटे, उनको डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम कॉस्टिंग टर्म्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनका देखना है कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए गए वो एक्सपेंस, वो वेजेस, वो सैलरी, यानी एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिया गया है वो बेनिफिट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। देखो, सबसे पहले है सुपरवाइजर सैलरी या फिर फोरमैन की सैलरी। आप बताओ, सुपरवाइजर की सैलरी या फोरमैन की सैलरी वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है? वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। किस में जाएंगे वो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। फोरमैन की सैलरी है, सुपरवाइजर की सैलरी है, सिक्योरिटी मैन की सैलरी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, यानी ये सारे पर्सन उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। मान लो एक कारपेंटर ने चेयर बनाई, उस कारपेंटर को जो सैलरी दे रहे हैं, जो वेजेस दे रहे हैं, वो वेजेस क्या है, वो वेजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने अपना पूरा योगदान दिया है उस चेयर को बनाने में। तो जिस पर्सन ने उस चेयर को बनाया है, उस चेयर के बदले में उस पर्सन को क्या मिली है, बनाने के बदले में वेजेस मिली है। तो वो वेजेस क्या है, वो वेजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बट सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गया, सिक्योरिटी मैन हो गया, मैनेजर हो गया, इनकी सैलरी क्या है, इनकी सैलरी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करेंगे। वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का या फिर ओवरहेड का। नेक्स्ट है बोनस। अगर बोनस दिया जा रहा है 8.33% ऑफ सैलरी, अगर बोनस की रेट है 8.33% तक, तो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर इससे ऊपर है 8.33% से 20% तक है सैलरी का, तो किस में जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है। लीव ट्रैवल असिस्टेंस, लीव ट्रैवल असिस्टेंस का चाहे कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय हो चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो, क्या बोला गया था यहाँ पर? अगर डायरेक्ट एम्प्लॉय हैं और उनको लीव ट्रैवल असिस्टेंस दिया गया है, उनको क्या दिया गया है? कहीं आने जाने का खर्चा दिया गया है, तो उनके ऊपर जो खर्चा किया, मान लो कोई पर्सन है, फोरमैन है, अगर फोरमैन को कहीं कंपनी के पर्पज़ से, कहीं कंपनी के काम से इधर से उधर जाना पड़ा, और उस टाइम पर उस पर्सन को जो पैसे दिए गए, जो बेनिफिट दिए गए, वो बेनिफिट कहाँ आएंगे? डायरेक्ट एम्प्लॉय को दिए गए हैं तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय को दिए गए हैं तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होंगे। कैसे? मान लो यही फोरमैन है, ये फोरमैन कंपनी के ही काम से कहीं जा रहा है,
उस टाइम पर कंपनी इस फोरमैन के ऊपर कुछ एक्सपेंस करती है। वो एक्सपेंस किसका पार्ट है? ये क्या किसका पार्ट है? वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट लेबर नहीं है, ये यूनिट का प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि उन यूनिट के प्रोडक्शन करने वालों पर ध्यान रखता है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। तो इसके ऊपर जो एक्सपेंस पे किए गए हैं वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होंगे। नाइट शिफ्ट अलाउंस है। देखो नाइट शिफ्ट, मान लो अगर डे में वर्क कर रहे हैं और नाइट में वर्क कर रहे हैं, क्या दोनों की सैलरी बराबर रहेगी? अगर दोनों की सैलरी बराबर रहेगी तो नाइट वाला पर्सन बोलेगा मैं मेरी पूरी रात काली क्यों करूं, मैं दिन में नहीं कर लूँगा प्रोडक्शन, मैं दिन में नहीं कर लूँगा क्या यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग। मेरे को 600 रुपये आप दिन में काम करने के देते हो और रात में काम करूँ तो भी वही 600 रुपये देते हो पर डे, मैं क्यों करूँगा रात में काम। तो अगर नाइट शिफ्ट लगानी है तो नाइट शिफ्ट के चार्जेस डे शिफ्ट की कंपेरिजन में ज़्यादा होंगे। अगर एम्प्लॉय की डे चार्जेस की कितने हैं 600 रुपये, तो नाइट चार्जेस ज़्यादा होंगे, मान लो 800 रुपये हैं। तो ये 600 रुपये क्या है? 600 रुपये पर डे के हिसाब से है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर 800 रुपये में क्या 800 रुपये टोटल इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का? वही मिस्टर ए दिन में काम करता है एक हफ्ते और वही मिस्टर ए एक हफ्ते रात में काम करता है। अगर मिस्टर ए दिन में काम करता है तो उसको 600 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये क्या है? वो कारपेंटर है जो काम करता है दिन में, वो दिन में कारपेंटर क्या क्या बनाता है? चेयर बनाता है। एक हफ्ते उसने दिन में काम किया और चेयर बनाई, चेयर बनाने पर उसको जो मिले, जो एक्सपेंस, जो वेजेस दी, वो क्या है? वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है। बट वही मिस्टर ए क्या करता है? एक हफ्ते बाद नाइट की ड्यूटी लगवाता है। नाइट की ड्यूटी में उसको 800 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, पर डे मतलब पर नाइट के हिसाब से मिलते हैं। क्या 800 रुपये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है? नहीं, काम तो वो वही 600 वाला ही कर रहा है, काम तो वो वही 600 वाला कर रहा है, सिर्फ नाइट की वजह से वो 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 600 रुपये तो जाएंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और 200 रुपये जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसका पार्ट होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का या फिर ओवरहेड का। वापस से बताती हूँ, अगर नाइट शिफ्ट है, मान लो अगर डे शिफ्ट है, मिस्टर ए क्या करता था? चेयर का प्रोडक्शन कर रहा है, चेयर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको चेयर बनाने पर 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं, तो ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेकिन यही रुपये उसको क्या मिलते हैं? नाइट में भी मिलते हैं। नाइट में डे के कंपेरिजन में थोड़े से ज़्यादा वेजेस मिलती है। अब उसको पर डे 800 रुपये मिलते हैं, 600 रुपये उसके काम के मिलते हैं, जो दिन में भी करता है रात में भी करता है, लेकिन 200 रुपये क्या मिलते हैं? 200 रुपये उसको नाइट की वजह से अलाउंस मान लो एक तरीके से। तो वो क्या है? वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है। और इनडायरेक्ट जितने भी हों, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, किसका पार्ट होती है? ओवरहेड का। तो वो किसका पार्ट होगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड का। अगर हर रोज़ नाइट में ही काम होता है, हर रोज़ नाइट शिफ्ट लगती है, हर रोज़ अगर नाइट शिफ्ट लगती है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अटेंडेंस बोनस। अटेंडेंस बोनस का मतलब है, देखो अटेंडेंस यानी प्रेजेंट और एब्सेंट लग रही है। अटेंडेंस ये वही अटेंडेंस है जो स्कूल में कॉलेज में लगती थी अपनी, इसी अटेंडेंस के ऊपर बोनस मिलेगा। कोई एम्प्लॉई ऐसी है जो साल में 365 में से 360 दिन प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंट के बेस पर उसको बोनस दे रहे हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा दिन प्रेजेंट रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। अटेंडेंस आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर रहा हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम कर रहा हो, अगर उसको अटेंडेंस के बेस पर बोनस दे रहे हैं तो वो बोनस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके अटेंडेंस पे फोकस किया गया है। तो ये क्या आएगा? ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? ये ओवरहेड के अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। अटेंडेंस बेस पर बोनस दिया, किसका पार्ट होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का? नो, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है। कहाँ जाएगा? ओवरहेड में जाएगा। वर्कर ऑन हॉलीडे, अगर छुट्टी के दिन वर्कर से काम ले रहे हो, छुट्टी के दिन वर्कर से काम ले रहे हो तो पर डे के हिसाब से जितनी सैलरी उसको पे कर रहे थे उतनी में तो नहीं मानेगा वो। छुट्टी के दिन काम पे क्यों आएगा वो? वीक में मान लो एक दिन छुट्टी मिलती है और उस दिन भी आप काम पर बुला लेते हो, क्यों आएगा वो? अगर आप उसको ज़्यादा सैलरी दोगे तो आ जाएगा। देखो, अगर नॉर्मल डे में आप 600 रुपये पर डे के हिसाब से देते हो, किसका पार्ट है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। अगर हॉलीडे के दिन उस पर्सन से आप क्या बोलते हो कि मिस्टर ए कल भी आना है, कल आपकी छुट्टी नहीं है संडे की, काम पर आना है, मिस्टर ए बोलेगा नहीं आऊँगा। कंपनी की पॉलिसी में लिखा हुआ है प्रोविज़न में कि संडे की छुट्टी है सबकी, उसको आएगा क्यों?
उसको जब तक प्रलोभन नहीं मिलेगा, जब तक एक्सेस अमाउंट नहीं मिलेगी, वो नहीं आएगा। उसको बोला गया कि आपको 600 रुपये नहीं 800 रुपये पर डे देंगे, तो आपको होता आ जाएगा। 800 में से 600 रुपये तो क्या है, डायरेक्ट लेबर का पास। देखो काम तो उसने उतना ही किया है जितना वो 600 रुपये में करता है, काम तो आज भी उसने उतना ही किया है, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट तो 600 रुपये ही हो गया। बाकी 200 रुपये क्या है, बाकी 200 रुपये ओवर हेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या देखा था, ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट किया है अपना एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट बोल दिया जाए या लेबर कॉस्ट, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 में बोला गया था कि चाहे हम एम्प्लॉय कॉस्ट वर्ड को यूज करें, चाहे हम लेबर कॉस्ट वर्ड को यूज करें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ये है लेबर कॉस्ट या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट का टॉपिक फिनिश। थैंक यू।